पुस्तक 5, अध्याय 11, जी निंग की तलवार। जी कबीले के केंद्रीय प्रांत के 6 युवक जहाज से उतरे। द्वीप से 4 आकृतियां आईं, जिनमें से एक सुंदर महिला थी जिसने सादे सादे कपड़े पहने थे। उसके बगल में नीले कपड़े पहने एक युवक था, जबकि 2 क्रिम्सन गार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे। द्वीप पर कुल मिलाकर 100 क्रिम्सन गार्ड थे, जिन्हें जी9 फायर ने विशेष रूप से यहाँ तैनात किया था। मुझे लगता है कि आप मैनेजर ऑटम लीफ हैं। 6 युवकों के नेता जीमो ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके अंदर एक जानवर की खाल दिखाई दी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। हम अपने केंद्रीय प्रीफेक्चर लॉर्ड के आदेश पर यहाँ आए हैं और हम युवा स्वामी जी निंग को अपना सम्मान देने आए हैं। ओह! शरद पत्ता ने जानवर की खाल से बने चर्मपत्र को स्वीकार किया और उस पर नजर डाली। ब्राइट हार्ट द्वीप से संबंधित सभी मामले ऑटम लीफ के नियंत्रण में थे और उसे जी निंग द्वारा महाप्रबंधक नियुक्त किया गया था। ऑटम लीफ ने जानवर की खाल से बने चर्मपत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर सिर उठाकर मुस्कुराए। हमें पहले ही खबर मिल चुकी थी और बताया गया था कि सेंट्रल प्रीफेक्चर के 6 उत्कृष्ट प्रतिभावान लोग आ रहे हैं। सभी लोग कृपया मेरे पीछे आएं। हम युवा गुरु जी निंग को श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा गुरु जी निंग हमसे कब मिल पाएंगे? शरद ऋतु के पत्ते का पीछा करते हुए 6 युवकों ने ये प्रश्न पूछा। शरद पत्ता ने बस इतना कहा, सब लोग जल्दी मत करो, आज तुम युवा स्वामी को जरूर देखोगे। जल्द ही 6 युवकों को एक शांत एकांत निवास में ले जाया गया, जो विशेष रूप से मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था। ऑटम लीफ ने 2 नौकरानियों को निर्देश दिया, ये 6 लोग सेंट्रल प्रीफेक्चर से आए हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इनका ध्यान रखना। हाँ, दोनों नौकरानियों ने स्वीकार किया। सब लोग। ऑटम लीफ ने उन 6 को देखा और हंसा। जब हमारे छोटे मालिक को समय मिलेगा तो मैं तुम 6 को जरूर बताऊंगा। तुम सब अपनी यात्रा से थक गए होगे, अभी तुम यहीं आराम कर सकते हो। बोलने के बाद ऑटम लीफ ब्लूस्टोन और अन्य लोगों को ले गया। हम ऊंचे ओहदे वाले लोग वाकई बहुत परेशान करने वाले होते हैं। लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान जी तोंगजान इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने एकांत शांत छोटे से झील वाले टापू पर रहते हुए इस युवा मालिक जी निंग को आखिर किस बात की चिंता हो रही होगी? इस महिला मैनेजर ने तो यहाँ तक कह दिया था, जब हमारे युवा मालिक के पास फुर्सत हो। हे भगवान, ये लोग तो वाकई हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। सेंट्रल प्रीफेक्चर ने बहुत पहले ही किसी को हमारे आगमन की सूचना देने के लिए पत्र भेजने का आदेश दिया था। युवा मास्टर जी निंग का हमारा स्वागत करने न आना एक बात है, लेकिन उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि वे हमसे कब मिलेंगे और इसके बजाय हमें मूर्खों की तरह यहाँ इंतजार करवा रहे हैं। ये सभी युवा प्रतिभाशाली स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र थे। हालांकि वे मानते थे कि जी निंग उनसे एक स्तर ज्यादा ताकतवर है, फिर भी वे एक ही उम्र के लोग थे। इस तरह उनका अपमान होना, वे बहुत दुखी थे। इसे सहन करो। जीमो वहीं बैठा रहा और उन्हें धीरे से पुकारता रहा। हम यहाँ सम्मान प्रकट करने आए हैं, इसलिए युवा गुरु जी निंग के हमें बुलाने का आज्ञाकारी होकर यहीं इंतजार करो। हम बस असंतुष्ट हैं, बस इतना ही। ठीक है। सब लोग युवा गुरु जी निंग की ताकत के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी उनसे कभी नहीं मिला। वह सिर्फ 16 साल के हैं, वह कितने ताकतवर हो सकते हैं? ये सभी युवा आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ बैठे जीमो की हड्डियों में भी सभी प्रतिभाशाली लोगों जैसा अदम्य अहंकार समाया हुआ था। जो सुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखा वही असल में मायने रखता है। जब तक उसने व्यक्तिगत रूप से जी निंग की क्षमताओं को नहीं देखा, मो के दिल में भी उग्र क्रोध की एक छोटी सी गेंद थी जो वर्तमान में सुलग रही थी। सूरज ढल चुका था और रात का कोहरा पूरे पश्चिमी क्षितिज पर छा गया था। डूबते सूरज की लालिमा धरती पर छा गई थी, जिससे सरपेंटविंग झील की सतह किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत लग रही थी। इस पेंटिंग में झील की सतह पर दूर एक छोटी नाव पानी के दबाव से हिल रही थी। ये युवा मालिक की नाव है, ये युवा मास्टर है। नौकरानियों ने बहुत पहले ही ये देख लिया था और उन्होंने तुरंत मैनेजर ऑटम लीफ को सूचित कर दिया था। ऑटम लीफ और ब्लूस्टोन जल्दी से किनारे पर पहुंचे और दूर खड़ी उस छोटी नाव को घूरने लगे। नाव के भीतर निंग आराम से आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसके आसपास की झील एकदम शांत थी, मानो कोई पेंटिंग हो। अचानक उसे दूर से कई लोगों की आभा का धुंधला सा आभास हुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी पलकें फड़की, फिर खुल गईं। मैं यहाँ हूँ। निंग तुरंत उठ खड़ा हुआ और आलस से हाथ पैर फैलाने लगा। वह अब भी जानवरों के फर वाले कपड़े पहने हुए था, हालांकि ये कपड़े एक सुरक्षात्मक जादुई खजाने के परिवर्तन से बने थे। आखिरकार उसके पास जानवरों के फर वाले कपड़ों के कुछ ही जोड़े थे जो उसकी माँ ने उसके लिए बोए थे। अगर वह उन्हें हमेशा पहनता तो अंततः वे खराब हो जाते। निंग ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें संभाल कर रख दिया। फिर भी उसने अपने कवच जैसे जादुई खजाने का रूप बदलकर जानवरों के फर वाले कपड़े पहन लिए। वैसे भी वह उन्हें पहनकर सबसे ज्यादा सहज महसूस करता था। छप! नाव की गति अचानक तेजी से बढ़ गई और वह लहरों को चीरती हुई तेज गति से आगे बढ़ती हुई दूर द्वीप की ओर बढ़ गई। निंग छोटी नाव के ऊपर खड़ा था और मुस्कुराते हुए अपने ऑटम लीफ और ब्लूस्टोन का अभिवादन कर रहा था। जब नाव द्वीप के पास पहुंची तो वह सचमुच गायब हो गई। निंग लहरों पर चलता हुआ समुद्र तट पर पहुंच गया। युवा स्वामी शरद पत्ता हंसते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। बड़े भाई जी निंग। ब्लूस्टोन भी तुरंत दौड़कर आया और उत्साह से बोला, आज सेंट्रल प्रीफेक्चर के 6 युवक आए हैं। वे इतने ऊंचे और ताकतवर दिखते हैं और लोगों को इतना नीचा दिखाते हैं, मानो उनके सिर के ऊपर से आंखें निकल आई हों। निंग को कुछ सूझा। ओह, ये सेंट्रल प्रीफेक्चर के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं का समूह है। ठीक है। ऑटम लीफ ने सिर हिलाया।
वे दोपहर को पहुंचे। उन्हें तलवारबाजी के मैदान में बुलाओ। निंग हंसा। चूंकि सेंट्रल प्रीफेक्चर ने उन्हें बुलाया है, इसलिए उनका इरादा है कि मैं इन नौजवानों को अच्छी तरह पीटूं। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें आमंत्रित करती हूँ, ऑटम लीफ ने तुरंत कहा। तलवार प्रशिक्षण क्षेत्र। ये 300 मीटर से भी ज्यादा का एक विस्तृत क्षेत्र था जो निंग के घर के ठीक सामने स्थित था। यहीं पर निंग अक्सर तलवारबाजी का अभ्यास करता था। मैं 5 बोतल पानी पी चुका हूँ। लगभग रात हो गई है। आखिरकार वह हमसे मिलने को तैयार हो गया है। इस जी निंग को लगभग एक महान हस्ती बना दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह असल में कैसा होगा। 6 पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से धीरे से बात कर रहे थे। सभी स्पष्ट रूप से काफी उत्साहित थे। वे इस महान युवा गुरु जी निंग के प्रति असीम जिज्ञासा से भरे हुए थे। ऑटम लीफ आगे से रास्ता दिखा रहा था और वे जल्द ही तलवारबाजी के मैदान में पहुंच गए। युवा गुरु वहां हैं, आप वहां जा सकते हैं। जी मो और अन्य 6 ने ध्यान से देखा। दूर जानवरों के फर पहने एक युवक वहां खड़ा दिखाई दे रहा था। देखने में वह ज्यादा लंबा नहीं था। वह अब भी उतना ही ऊंचा था जितना वह तब था जब वह जियांटियन विशेषज्ञ बनने के लिए आगे बढ़ा था। बस किसी वजह से वहां खड़े होकर ही निंग आसपास के इलाके के साथ एकाकार हो गया था, मानो पूरा दृश्य किसी पेंटिंग में समाहित हो। वह पशुवत फर से लदा युवक अचानक घूम गया और उस पहले की अवस्था को छोड़कर, जिसमें वह किसी चित्र में दिख रहे व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सिद्ध में रूपांतरित हो गया हो। दरअसल इससे पहले निंग अपनी आत्मा को संसार में विलीन कर चुका था और दाव का ध्यान कर रहा था। जब से वह सरपेंट विंग झील पर रहने आया था, खासकर जब से वह उस छोटी सी नाव पर आराम करने लगा और हर दिन झील की सतह पर यूं ही बहता रहा, उसकी पूरी आत्मा अतुलनीय रूप से शांत और स्थिर हो गई थी और प्रकृति के अतुलनीय रूप से करीब हो गई थी। उसी समय निंग की तलवारबाजी में जबरदस्त प्रगति हुई। उसका स्तर लगातार बढ़ता गया, इस हद तक कि अब निंग उस दाव को अपनी तकनीकों में शामिल करने में सक्षम हो गया था जो उसने सहजता से सीखा था। हालांकि वह खुद को पूरी तरह से दाव में लीन नहीं कर पाता था, जैसा कि उसने उस रात पूल के किनारे किया था, लेकिन इस तरह से प्रशिक्षण लेना पहले से ही अकल्पनीय था। इससे उसकी तलवारबाजी वाकई अद्भुत स्तर पर पहुंच गई। आप सब लोग आ जाइए, निंग बोला। मो और बाकी सब युवा गुरुजी निंग को देखने लगे। उनके चेहरे के भाव किसी युवा की तरह सुंदर और नाजुक थे। बस उनके आसपास एक स्वाभाविक संयमित आभा थी, एक ऐसी आभा जो किसी व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को निरंतर निखारने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। नमस्कार युवा मास्टर जी निंग, मो और बाकी 6 लोग आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा। मैंने सुना है कि सेंट्रल प्रीफेक्चर का सबसे प्रतिभाशाली युवक जीमो है। तुम में से कौन जीमो है? निंग ने सीधे कहा। चूंकि उसे उन्हें पीटना ही था, इसलिए बेहतर होगा कि वह सबसे ताकतवर को ही चुन ले, यह ज्यादा असरदार होगा। मैं, मो ने कहा। उसकी आंखें भयंकर थीं। निंग ने सिर हिलाया। आप किस विषय में प्रशिक्षण लेते हैं? 10,000 तलवारों का संगीत। मो की आंखों में गहरा आत्मविश्वास था। मैंने अभी इसमें महारत हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरुजी निंग मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगे। क्या आपने इसमें महारत हासिल कर ली है? निंग ने सिर हिलाया। 10,000 तलवारों का मेलोडी एक बेहतरीन तकनीक है जो हमारे पूरे कबीले की रक्षा करती है और बेहद अद्भुत है। अपनी तलवार निकालो और मुझ पर अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार का वार करो। मुझे देखने दो कि तुम 10,000 तलवारों का मेलोडी का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हो। ठीक है। मो ने अपनी बर्फीली तलवार निकाली। तलवार पर कुछ धुंधले रून बने थे। जाहिर है यह कोई हथियारनुमा जादुई खजाना था। मो चिल्लाया। युवा गुरुजी निंग, सावधान। स्विश। तुरंत ही तलवार अनगिनत भ्रमों में बदल गई, जो सभी प्रकट हुए और निंग की ओर आगे बढ़े। निंग वहीं खड़ा देखता रहा। जैसे ही उन अनगिनत तलवारों के भ्रमों ने उसे घेर लिया, उसने अपनी उंगली बढ़ाकर हल्के से थपथपाया। टूट। तुरंत तलवारों के सारे भ्रम गायब हो गए और तलवार का असली रूप प्रकट हो गया। निंग की उंगली से थपथपाते ही तेज गति से निंग की ओर उड़ रही तलवार अचानक अपनी ही शक्ति से उड़ गई। ये मो हैरानी से देखता रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी 5 युवक भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। सिर्फ अपनी उंगली के बल पर वह दुनिया की सारी शक्ति समेटे तलवार को कैसे उड़ा सकता था, और उन्हें ये भी नहीं लगा कि निंग की उंगली बहुत तेजी से हिल रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरी तलवार। मो को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारी ताकत तो इतनी जबरदस्त नहीं थी। तुम मेरी ताकत को तुरंत कैसे भगा सकते थे और मेरी तलवार को कैसे उड़ा सकते थे? मुझे तुमसे ये पूछना है, निंग चिल्लाया। 10,000 तलवारों की धुन में क्या तकनीकें हैं? मो ने जल्दी से कहा। 10,000 तलवारों के राग में कुल 3 तकनीकें हैं। एक तलवार, 10,000 परछाइयां, मुद्रा, 10,000 तलवारें एक हो जाती हैं, और 10,000 तलवारों का राग। इनमें से 10,000 तलवारों का राग सबसे शक्तिशाली मारक तकनीक है। मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वह सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। 10,000 तलवारों का राग। निंग ने कहा। 10,000 तलवारों का राग। 10,000 तलवारों का राग। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 10,000 तलवारें नहीं, बल्कि राग शब्द है। हाल के वर्षों में G9 फायर ने खास तौर पर लोगों से जी कबीले की तलवार और कृपाण की विभिन्न तकनीकों को भेजने का इंतजाम किया था, और निंग ने उन सभी तकनीकों को बारीकी से देखा था। निंग के वर्तमान स्तर पर वह खुद भी इन कौशलों के बराबर तकनीकें विकसित कर सकता था। उसे बस उनके सार को समझना था। मेलोडी। मो आश्चर्यचकित था। ध्यान से देखो,
निंग ने अपनी उंगली से इशारा किया और तलवार की रोशनी की एक किरण जम गई, हवा को चीरती हुई। तुरंत ही आकाश तलवारों की छवियों से भर गया और अनगिनत तलवारों की छवियां हर जगह दिखाई दी, जो मो द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए 10,000 तलवारों के संगीत से काफी मिलती जुलती लग रही थीं। लेकिन साथ ही ये अनगिनत घनी तलवारों की परछाइयां कई संगीतमय स्वरों में ढलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान थी। ये अनगिनत तलवारों की परछाइयां वास्तव में एक एकल ऊंचे स्वर वाले गीत में बदल गईं। जुनून, उत्सव, जीमो और बाकी 6 लोग एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें उन अनगिनत तलवारों की परछाइयों से एक तरह की खुशी का एहसास हो रहा था, मानो उनका अपना एक जीवन हो। देखो अब, निंग ने तलवार की रोशनी की एक और किरण छोड़ी, जो एक बार फिर अनगिनत धुंधली तलवारों की परछाइयों में बदल गई। उन अनगिनत तलवारों की परछाइयों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र प्रतीत होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अनगिनत संगीतमय स्वर एक गीत में बदल गए, लेकिन ये गीत असीम हत्या के इरादे से भरा था, एक ऐसा हत्या का इरादा जिसने उनके साहस को ठंडा कर दिया। तलवार की हर एक परछाई एक सैनिक की तरह लग रही थी और अनगिनत सैनिक आगे बढ़ते हुए दहाड़ रहे थे, आसमान को ढक रहे थे और अपनी हत्या की मंशा से आसमान को भर रहे थे। मो और बाकी 5 के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। वे अनजाने में पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। देख रहे हो, निंग की उंगली से तलवार की रोशनी गायब हो गई। यही राग है, पूरी तलवार तकनीक की आत्मा। चाहे वह किसी भी प्रकार की आत्मा हो, केवल एक आत्मा के साथ ही तुम्हारी 10,000 तलवारें सचमुच एक हो जाएंगी और सचमुच अद्भुत तलवार राग बन जाएंगी। अन्य 5 लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। जहाँ तक जीमो का सवाल है, जिसे 10,000 तलवारों की धुन में अत्यंत गहन सिद्धि प्राप्त थी, वह पूरी तरह से आश्वस्त और वशीभूत हो गया। एक धमाकेदार आवाज के साथ वह तुरंत निंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। पुस्तक 5, अध्याय 12, दुनिया अचानक बदल जाती है। हालांकि जीमो ने सच्चे मन से जी निंग को अपना गुरु बनाने की अनुमति मांगी थी, निंग कैसे मान सकता था? आखिरकार तलवारबाजी की आत्मा के लिए दाव की समझ जरूरी थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से सिखाया जा सके। इसके बाद निंग ने एक एक करके बाकियों को मार्गदर्शन दिया। इन युवकों का व्यवहार तुरंत ही अतुलनीय रूप से विनम्र हो गया था। सभी ने ऐसे मुद्दे उठाए जो आमतौर पर उन्हें उलझन में डालते थे और निंग स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत आसानी से हल करने में सक्षम था। सिर्फ तलवारबाजी के मामले में ही जी कुल में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में पूरे 4 घंटे बिताए और उसके बाद निंग ने उन्हें विदा किया। वापस जाओ और इन बातों पर कुछ समय सोचो, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोकूंगा। मार्गदर्शन देने के बाद निंग खुद चला गया। निंग को जाते हुए 6 युवक बस हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। काश निंग उन्हें कुछ और समय देकर मार्गदर्शन कर पाता। रात, निंग अपने बिस्तर पर कमल की मुद्रा में बैठा अभ्यास कर रहा था। तात्विक ऊर्जा लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और की में द्रवित हो रही थी। काफी देर बाद जब उसे लगा कि उसका दांतियान कुछ सूज गया है, तो निंग रुक गया। संभवतः कुछ ही महीनों में मैं एक की शोधक के रूप में अपना वायलट पैलेस स्थापित कर लूंगा, निंग ने मन ही मन कहा। हालांकि 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के अभ्यासी के रूप में ज़िफू शिष्य स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे उस कला के 7वें स्तर तक पहुंचना होगा। मुझे आश्चर्य है कि मुझे वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब तक वह एक जियांटियन जीवन रूप के रूप में, एक की रिफाइनर और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। की रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण के लिए वह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, वह जी कुल की एक सामान्य तकनीक थी, जिसे जल तत्व कला के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक में प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली की गुणवत्ता काफी खराब थी, लेकिन ज़िफू शिष्य बनने के लिए इसमें सफलता पाना आसान था। निंग की दाव के बारे में वर्तमान समझ को देखते हुए, एक बार जब उसके शरीर में संचित की एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती, तो वह तुरंत अपने ज़िफू वायलट पैलेस की स्थापना के लिए इस पर भरोसा कर सकता था। ये जल तत्व कला एक बहुत ही साधारण तकनीक है, निंग ने मन ही मन कहा। इससे व्यक्ति केवल ज़िफू शिष्य स्तर तक ही प्रशिक्षित हो सकता है। वायलट पैलेस की स्थापना के बाद मुझे एक नई की शोधन तकनीक सीखनी होगी। की रिफाइनिंग तकनीक से व्यक्ति को जितना अधिक आगे बढ़ने की अनुमति मिलती थी, वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होती थी। जब समय आएगा तो मुझे एक और भी जबरदस्त की शोधन तकनीक ढूंढनी होगी, निंग ने मन ही मन सोचा। जल तत्व कला आखिरकार एक बहुत ही सतही तकनीक है। अगर मैं भविष्य में भी इसी तरह की सतही तकनीक का इस्तेमाल करता रहा, तो बहुत संभव है कि शोधन में मेरा विकास वांछनीय स्तर पर ही रुक जाएगा। यह उच्च श्रेणी की तकनीक और निम्न श्रेणी की तकनीक के बीच का अंतर था। एक उच्च श्रेणी की सीखने में कठिन तकनीक का प्रशिक्षण शुरू करना कठिन था, लेकिन इससे व्यक्ति को धीरे धीरे सही दिशा में चलना शुरू करने की अनुमति मिलती थी तथा वह लगातार दृढ़ आधार पर आगे बढ़ता रहता था। जहां तक निम्न श्रेणी की तकनीकों का सवाल है, उनसे वायलट पैलेस स्थापित करना आसान हो जाता था और अगर कोई पूरी ताकत लगा दे तो उसे वांछनीय सिद्ध स्तर तक पहुंचने का मौका मिल जाता था। लेकिन एक आदिम दाववादी बनना, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जी कबीला आखिरकार एक निम्न स्तरीय कबीला था। उसके पास कोई उच्च स्तरीय फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक या की रिफाइनिंग तकनीक नहीं थी। उसके पास क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवंस तकनीक जरूर थी, जो इस मायने में अनोखी थी कि वह पूरे देश में व्यापक रूप से फैली हुई थी।
इस कबीले के पास मौजूद अन्य की रिफाइनिंग तकनीकें भी बहुत कमजोर थीं। यही कारण था कि G9 फायर और ग्रैनी शैडो जैसे लोग लगभग 4 शताब्दियों से प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन फिर भी ज़िफू शिष्य अवस्था में थे। मुझे साहसिक कार्य पर जाना है। निंग काफी उत्सुक था। मैं पहले अपना वायलेट पैलेस स्थापित करने का इंतजार करूंगा। तब तक मैं अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाऊंगा। अभी मेरे पास जो थोड़ी बहुत शक्ति है वह अभी भी अपर्याप्त है। निंग अपनी शक्ति को अच्छी तरह जानता था। एक की रिफाइनर के रूप में वह जियांटियन के चरम स्तर पर था। हालांकि 6 महीने पहले ही वह छोटे 1000 तलवारों के समूह के 9वें स्तर को क्रियान्वित करने में सक्षम हो चुका था और उसकी आक्रमण शक्ति ज़िफू शिष्य के चरम स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी। उसकी कमजोरी यह थी कि उसकी की बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी और वह ज्यादातर ज़िफू शिष्यों जितनी देर तक लड़ नहीं पाता था। एक शरीर परिशोधक के रूप में वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में चरम जियांटियन स्तर तक पहुंच गया था। वह पहले से ही शुरुआती साधारण ज़िफू शिष्य स्तर के फेंट गॉड शरीर परिशोधकों के बराबर था। उसकी वर्तमान जीवन शक्ति को देखते हुए अगर उसकी खोपड़ी में छेद भी कर दिया जाए तो भी वह नहीं मरेगा। हालांकि उसकी आक्रमण शक्ति छोटे 1000 तलवारों के समूह की तुलना में कुछ कमजोर थी, फिर भी एक बार जब युद्ध वास्तव में शुरू हुआ तो उसका शरीर अभी भी दोनों में से अधिक शक्तिशाली पहलू था। हालांकि कमजोर 1000 तलवारों का समूह अतुलनीय रूप से तेज है। निंग ने मन ही मन कहा, अगर मेरा सामना ज़िफू के किसी ऐसे शिष्य से हो जो एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है और जिसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत है, तो अगर मैं तलवार की रोशनी की एक किरण से उसके शरीर को चीर भी दूं तो भी उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़िफू स्तर के की रिफाइनर्स के खिलाफ मैं उन्हें अच्छी टक्कर दे सकता हूं, भले ही वे शीर्ष ज़िफू शिष्य ही क्यों न हों। लेकिन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के खिलाफ मैं शुरुआती चरण के लोगों से निपट सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी मुश्किल होगा। निंग यह अच्छी तरह जानता था। मुझे आश्चर्य है कि 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यिन और यांग का रूपांतरण, रक्त बूंद पुनर्जन्म, इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब किसी का सिर काट दिया गया तो मरना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण तक पहुंच जाता तो वह रक्त की एक बूंद से खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता। इतनी शक्तिशाली जीवन ऊर्जा के कारण अन्य ज़िफू की रिफाइनर्स के लिए उससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता। एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर विशेषज्ञ को मारना कितना मुश्किल था। बस एक ही रास्ता था कि उस विशेषज्ञ की सारी दिव्य शक्ति धीरे धीरे खत्म कर दी जाए। रक्त बूंद पुनर्जन्म। निंग उत्सुकता से भर गया। दरअसल मौजूदा निंग पहले से ही एक राक्षस था। हमले के लिए उसके पास कम 1000 तलवारों वाली संरचना थी। वह नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में भी एक शीर्ष जियांटियन बन चुका था और ज़िफू शिष्यों के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा। दूसरों के लिए उसे मारना मुश्किल था, लेकिन कम 1000 तलवारों वाली संरचना पर भरोसा करके वह दूर से ही दूसरों को मार सकता था। काफी नहीं। अगर बेई ज़िशान के कीट झुंड संख्या में 10 गुना ज्यादा होते तो भी वे मेरी शक्ति को खत्म करके मुझे मार सकते थे। निंग जरा भी असावधान होने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे अभी भी याद था कि बूढ़े काले बैल ने उससे क्या कहा था। वह किसी भी अमर साधक को कम नहीं आंक सकता था। आप तो दुर्जेय हैं, लेकिन क्या दूसरों के पास भी दुर्जेय तकनीकें नहीं हैं? वाह! निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नुवा पेंटिंग का दर्शन करने लगा। नुवा पेंटिंग का दर्शन वह लगातार करता रहता था। अब वह लघु 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर को पूरा करने में सक्षम था। इसका मुख्य कारण उसकी दिव्य इच्छा शक्ति थी। आकाश धीरे धीरे उज्जवल हो गया। निंग, जो अपने बिस्तर पर कमल की मुद्रा में चुपचाप बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और भौहें चढ़ाते हुए उसने सावधानीपूर्वक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया। क्या ये सिर्फ मैं ही था? निंग ने खुद से बुदबुदाया। गड़गड़ाहट। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तात्विक ऊर्जा का एक उभार बाहर की ओर लहराया, जो एक विशाल गरजती लहर की तरह पल भर में सर्पेंटविंग झील को धोता हुआ चला गया। इस अत्यंत शक्तिशाली तात्विक तरंग ने निंग के चेहरे का रंग बदल दिया। स्विश! वह खिड़की से सीधा बाहर निकला, एक बड़े पेड़ की चोटी पर पहुंचा और बाहर की ओर देखने लगा। उत्तर की ओर। निंग पेड़ की चोटी पर खड़ा दूर उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। वह अतुलनीय रूप से क्रूर तात्विक लहर उत्तर दिशा से आई थी। ये पानी के कुंड में पत्थर फेंकने से पैदा हुई लहर जैसा था। उत्तर में दूर किसी बिंदु पर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्राकृतिक तात्विक लहरें हर दिशा में फैल रही थीं। एक के बाद एक लहरें बाहर की ओर उठ रही थीं, हजारों किलोमीटर तक फैल रही थीं, लगातार बाहर की ओर प्रसारित हो रही थीं। कितनी भयानक तात्विक ऊर्जा तरंग! निंग चकित और स्तब्ध था। इतनी शक्तिशाली तात्विक आभा जगा पाना। प्रशिक्षण के दौरान मैं जिस गति से तात्विक ऊर्जा अवशोषित करता हूँ, उसकी तुलना इस तरंग से की जा सकती है, जो सूर्य और चंद्रमा के शानदार तेज की तुलना में जुगनू की रोशनी के समान है। क्या हो रहा है? इतनी शक्तिशाली तरंग किस कारण से उत्पन्न हुई है? स्वूश! द्वीप के भीतर एक और जगह से एक आकृति उड़ी, कुछ पेड़ों और इमारतों की चोटियों पर छलांग लगाती हुई, तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई। जल्द ही वह आकृति निंग के पास पहुंच गई। वह जी यिचुआन थी, जिसने सफेद जानवरों जैसी फर वाली जैकेट पहन रखी थी। पिताजी! निंग ने अपने पिता की ओर देखा। तुमने भी ऐसा महसूस किया? यिचुआन ने गंभीरता से उत्तर की ओर देखा। ठीक है। उत्तर दिशा में। निंग ने सिर हिलाया, फिर अतुलनीय गंभीरता से कहा, एक भयानक तात्विक ऊर्जा तरंग। यह अकल्पनीय रूप से प्रबल थी। मैंने जो महसूस किया, उसके अनुसार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये तात्विक ऊर्जा तरंग हजारों किलोमीटर उत्तर दिशा से आई होगी।
यिचुआन ने भी सिर हिलाया। मुझे ये बात उतनी साफ तौर पर तो नहीं लगी जितनी तुम्हें लगी, लेकिन मुझे जो एहसास हुआ वह लगभग वैसा ही था। पिताजी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शक्तिशाली तात्विक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई? निंग ने जल्दी से पूछा। कई संभावनाएं हैं, यिचुआन ने कहा। हो सकता है कि अमर प्राणियों के बीच द्वंद्व युद्ध ने इन तात्विक तरंगों को जन्म दिया हो। ये भी संभव है कि कोई प्राचीन अवशेष स्थल अचानक प्रकट हो गया हो। ये भी संभव है कि कोई अमर जादुई खजाना प्रकट हो गया हो। निंग का चेहरा बदल गया। तो फिर हमारा जी कबीला हजारों किलोमीटर उत्तर की ओर का भूभाग जी वंश का क्षेत्र बना रहा। जी वंश का पश्चिमी प्रांत शहर मध्य प्रांत शहर के दक्षिण पश्चिम में था। हजारों किलोमीटर उत्तर की ओर का क्षेत्र पूरे जी वंश के सबसे केंद्रीय क्षेत्रों में से एक था। चाहे जो भी संभावना हो, ये हमारे जी कबीले के लिए अच्छा नहीं है, यिचुआन ने धीमी आवाज में कहा। निंग का चेहरा बदसूरत हो गया। अमर प्राणियों के बीच युद्ध, किसी अवशेष स्थल का उदय, कोई अमर जादुई खजाना प्रकट हो रहा है, और भी अनजान संभावनाएं। जी वंश, जिसके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल जीफू स्तर के थे, इन सब का सामना कैसे कर सकता था? आओ देख लें, यिचुआन ने कहा। ठीक है। निंग भी बेहद चिंतित था। साथ ही उसने तुरंत अपनी की का इस्तेमाल करके ऑटम लीफ को आवाज दी, जो उसके कमरे से ज्यादा दूर नहीं बल्कि एक कमरे में रुकी हुई थी। ऑटम लीफ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ब्राइट हार्ट द्वीप की जिम्मेदारी संभालोगी। स्वूश, दोनों तेज गति से हवा में उड़े, फिर लहरों पर दौड़ते हुए तेजी से धुंधली प्रकाश किरणों में बदल गए और तेज गति से उत्तर की ओर बढ़े। अपने स्तर पर जब उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अपने पैरों की तकनीक में लगा दी, तो वे वास्तव में एजियो फायरबर्ड से भी तेज थे और सामान्य सवारों से कई गुना तेज। पुस्तक 5, अध्याय 13। अमर 10,000 तलवारों वाले शहर से 1,000 किलोमीटर दक्षिण में ग्रैंडजिया राजवंश का एकमात्र कमांडरी शहर जो जीवंश के नियंत्रण में था। ये जगह एक वीरान पहाड़ी जंगल था, बिल्कुल साधारण और साधारण। हालांकि इस वीरान पहाड़ी जंगल के ऊपर हवा में एक विशाल भंवर दिखाई दे रहा था। यह एक इंद्रधनुषी भंवर था, 30,000 मीटर ऊंचा, जिसका प्रभाव सर्वदिशात्मक था। यह विशाल इंद्रधनुषी भंवर आसपास की तात्विक ऊर्जा को बेतहाशा खींच रहा था। चूंकि तात्विक ऊर्जा का संग्रह बहुत प्रबल था और एकत्रित ऊर्जा का घनत्व बहुत अधिक था, इसलिए घूमते हुए दबाव ने उसे इस हद तक संकुचित कर दिया कि रंगों का एक इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। इस विशाल तात्विक भंवर ने आसपास के क्षेत्र में तात्विक आभा को तरंगों के रूप में बाहर की ओर उभार दिया, जिससे वे शक्तिशाली लहरें हर दिशा में फैल गईं। ये तात्विक भंवर एक तीखे सुआ के आकार का था, जो सीधे जमीन की ओर नीचे की ओर नुकीला था। स्पष्ट रूप से इस प्राकृतिक भंवर का उद्गम सीधे उस उजाड़ पहाड़ी जंगल के भूक्षेत्र में स्थित था। हुश, कंपन करती हुई तात्विक ऊर्जा के बीच हवा में एक पुरुष आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति के लंबे खुले बाल थे और उसने काले पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर एक अजीबोगरीब जानवर की कढ़ाई की हुई थी। उसके सिर पर एक कलगीदार मुकुट था और उसका चेहरा जैड जैसा पीला था। उससे स्वाभाविक रूप से एक ऊंची आभा निकल रही थी और उसकी निगाह नीचे की ओर उस उद्गम बिंदु की ओर थी जिसकी ओर घूमता हुआ विशाल तात्विक भंवर इशारा कर रहा था। ओह, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया। यह विसंगति, ऐसा होना चाहिए कि कोई शून्य अवस्था तक पहुंच गया हो और पृथ्वी अमर हो गया हो। मुझे आश्चर्य है कि यह नया पृथ्वी अमर किस ओर का है। ये स्वेलो पर्वत है। स्वेलो पर्वत के पास स्थित बड़ी जनजातियों, विद्यालयों और संप्रदायों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। सबसे नजदीक स्वर्गीय संत संप्रदाय है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय संत संप्रदाय के किसी आदिम ताओवादी ने कोई सफलता हासिल की हो? लेकिन अगर यह स्वर्गीय संत संप्रदाय के किसी आदिम ताओवादी ने किया होता, तो आसपास रक्षक और संरक्षक होने चाहिए। विचार करते हुए वह वहीं खड़ा रहा, हवा में चुपचाप देखता रहा। इस तरह की विसंगति का दिखना इस बात का संकेत था कि यह व्यक्ति पहले ही सफल हो चुका है। इसे रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी होगी। गड़गड़ाहट, विशाल तात्विक भंवर अचानक ढह गया, जिससे आसपास की तात्विक ऊर्जाएं जोर से कांप उठीं। लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। ठीक उसी क्षण जब तात्विक भंवर ढहा, कहीं से एक आदमी प्रकट हुआ, जो लाल रंग के ज्वलंत वस्त्र पहने और पीठ पर 3 तलवारें लिए हुए था। उसकी दोनों कनपटियों पर सफेद बालों के निशान थे और उसने बिजली सी चमकती हुई नजरों से उस क्षेत्र को देखा और जल्द ही उसकी नजर दूर हवा में खड़े काले वस्त्रधारी आदमी पर पड़ी। बधाई हो मेरे साथी दाववादी, शून्य में वापस लौटने और पृथ्वी अमर बनने के लिए। काले वस्त्र पहने आदमी हंसा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं, साथी दाववादी? पीठ पर 3 तलवारें लिए हुए आदमी ने तुरंत पूछा। उसने भी अशिष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसकी सफलता से उत्पन्न विसंगति केवल थोड़े समय के लिए ही रही थी। किसी के लिए इसे भांप लेना और इतने कम समय में जल्दी से वहां पहुंच जाना, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। काले वस्त्र पहने आदमी हंसा। मैं नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल हूँ। और तुम, साथी दाववादी? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया। नॉर्थमोस्ट स्टिलवाटर कमांडरी में यह उपनाम सबसे प्रतिष्ठित शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था। स्टिलवाटर का मार्क्विस नॉर्थमोस्ट वंश का था। जब से ग्रैंडजिया राजवंश ने दुनिया को एकीकृत किया और मार्क्विस्टम विरासत में दिए, तब से नॉर्थमोस्ट वंश और स्टिलवाटर का मार्क्विस इस क्षेत्र के नियंत्रण में रहे हैं। उनकी जड़ें बेहद गहरी थीं, स्टिलवाटर कमांडरी में मौजूद किसी भी अन्य शक्ति से कहीं ज्यादा। इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एकमात्र संगठन रिंग्ड्रैगन गार्ड था, जो स्वयं ग्रैंडजिया राजवंश का प्रतिनिधित्व करता था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे जब उसने जल्दी से कहा, तो यह अमर लेक्सियाओ है।
मैं सोच रहा था कि स्टिलवाटर कमांड्री में कौन इस तात्विक विसंगति को तुरंत पहचान सकता है, और मैंने अनुमान लगाया था कि केवल स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला ही ऐसा कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विश्व प्रसिद्ध अमर स्काईफॉल स्वयं आए होंगे। अमर स्काईफॉल, आपकी तुलना में मैं तो बस एक जूनियर हूँ। मुझे लगता है कि आपने अमर स्काईफॉल मेरा नाम भी कभी नहीं सुना होगा। हालांकि अतीत में मेरा एक उपनाम था, दाववादी फायर ड्रैगन। अमर स्काईफॉल, क्या आपने मेरे बारे में सुना है? उसके सामने खड़ा यह अमर स्काईफॉल एक लूज इमॉर्टल था जो हजारों सालों से जिंदा था। लूज इमॉर्टल जितने ज्यादा समय तक जिंदा रहते उतने ही ज्यादा भयानक होते जाते। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि अगर इमॉर्टल स्काईफॉल हमला करता है तो वह जिंदा बच सकता है, लेकिन वह जानता था कि शक्ति के मामले में एक नए अर्थ इमॉर्टल के तौर पर वह शायद एक स्तर कमजोर था। दाववादी अग्नि ड्रैगन। अमर स्काईफॉल कुछ देर के लिए चौंका। उसने सचमुच इस आकृति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत कहा, मैंने सचमुच तुम्हारे बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है कि इससे पहले साथी दाववादी, तुम स्टिलवाटर कमांड्री क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। जब मैं वांशियांक का सिद्ध था तब मैं पूर्वी सागर गया था, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत कहा। पूर्वी सागर में साहसिक कार्य करते हुए मैं अचानक आदिम अवस्था में पहुंच गया और मुझे ताओवादी अग्नि अजगर का उपनाम प्राप्त हुआ। चूंकि मैं सुदूर पूर्वी सागर में था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने मेरे बारे में, अमर आकाश पतन के बारे में कभी नहीं सुना। 100 साल पहले मैं एक बार फिर इस क्षेत्र में लौटा था, शायद इसलिए कि अपनी प्राचीन मातृभूमि में लौटकर मैं बहुत भावुक हो गया था। मुझे अचानक एक अनुभूति हुई और इस तरह मुझे तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक जगह मिल गई। मैंने खुद को 100 साल के लिए एक प्रशिक्षण गुफा में बंद कर लिया और आज मुझे अपनी सफलता मिल गई। अमर स्काईफॉल ने सिर हिलाया। तो बात ऐसी ही है, दाववादी फायर ड्रैगन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा वतन कहाँ था? मैं खुद स्टिलवाटर कमांड्री से हूँ, दाववादी फायर ड्रैगन ने कहा। दुर्भाग्य से मेरा कबीला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अमर स्काईफॉल। मेरी इस वापसी का मकसद अपने कुल के लोगों को ढूंढकर अपने कुल का पुनर्निर्माण करना था और साथ ही अपने कुल का बदला लेना और इस खूनी झगड़े को अंजाम देना था। हा हा हा, अमर स्काईफॉल खुलकर हंसा। तो दाववादी फायर ड्रैगन, तुम मेरे स्टिलवाटर कमांड्री में हो। मेरे स्टिलवाटर कमांड्री में अब एक और अमर है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये कर्म ही है जो हम दोनों को एक साथ लाता है, दाववादी फायर ड्रैगन। जहाँ तक तुम्हारे मामलों का सवाल है, तुम उन्हें स्टिलवाटर के मार्क्विस महल के मामले मान सकते हो। हमें यहाँ और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ स्टिलवाटर शहर चलते हैं। मेरे कुल के स्वामी मार्क्विस, साथी दाववादी, तुम्हारा जरूर बहुत ही धूमधाम से स्वागत करेंगे। तो फिर मैं औपचारिकता निभाने के बजाय आपके अनुरोध का पालन करूंगा। दाववादी फायर ड्रैगन भी हंसा। अमर व्यक्ति वह व्यक्ति था जिससे मित्रता की जा सकती थी। अमर अग्नि ड्रैगन को अभी किसी दल में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे देखना था कि आखिरकार उसे किस तरह के प्रस्ताव मिलेंगे। वह अच्छी तरह जानता था कि अंततः यह असीम दुनिया ग्रैंड जिया राजवंश की ही है। अगर उसे आगे बढ़ना था और अपने वंश को समृद्ध और समृद्ध बनाना था तो बेहतर यही होगा कि वह या तो ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाओं में शामिल हो जाए या फिर विभिन्न मार्क्विस की सेनाओं में शामिल हो जाए जिनकी अपने अपने क्षेत्रों में गहरी जड़ें थीं। चलो चलें। अमर स्काईफॉल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमर फायर ड्रैगन का हाथ थाम लिया। वाह, वे हवा में ही गायब हो गए। 10,000 तलवारों का शहर जी कबीले का आधार और नींव था। G9 फायर और ग्रैनी शैडो दोनों इसी शहर में रहते थे। इसके अलावा वह मौलिक विसंगति शहर से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुई थी। अपनी गति के कारण वे दोनों स्वाभाविक रूप से जल्द ही उस वीरान पहाड़ी जंगल में पहुंच गए। ये यहीं होना चाहिए। 9 फायर और ग्रैनी शैडो एक बूढ़े नौकर के साथ उस समय एक बड़े जादुई लौकी के पेड़ के ऊपर खड़े थे। 9 फायर नीचे सुनसान पहाड़ी जंगल को घूर रहा था। उसने कहा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि यह पहाड़ी जंगल बहुत शांत है? यहाँ कुछ खास नहीं है। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादी साया और बूढ़ा नौकर भी देख रहे थे। बड़े भाई, दादी साया ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। आह जिन, तुम भी यहीं रहो। मालकिन, मुझे जाने दीजिए। बूढ़े नौकर ने कर्कश स्वर में फुसफुसाते हुए कहा और फिर प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर नीचे उजाड़ पहाड़ी जंगल की ओर उतर गया। दादी छाया उन्मत्त थी। आह जिन, रुको। 9 फायर ने दादी शैडो की ओर देखा। आपका ये बूढ़ा सेवक सचमुच आपका भक्त है। तात्विक ऊर्जा की पहले की हिंसक लहरें स्पष्ट रूप से एक बड़े मामले से जुड़ी थीं। इसलिए जांच करने वाला पहला व्यक्ति एक बड़ा जोखिम उठा रहा होता। जी कुल के कुलपिता के रूप में 9 फायर कुल का सच्चा स्तंभ था और इसलिए उसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता था। यही कारण था कि दादी छाया नीचे जाने वाली थी, लेकिन बूढ़ा नौकर पहले नीचे चला गया। पूरी दुनिया में आह जिन मेरे लिए सबसे वफादार व्यक्ति है, दादी छाया ने धीरे से कहा। कुछ क्षण बाद नीचे से एक धुंधली सी किरण आसमान में उड़ती हुई लौकी के ऊपर उतरी। यह वही बूढ़ा नौकर था जिसके बाल खुले थे और जो जानवरों के फर पहने हुए था। 9 फायर ने तुरंत पूछा, कैसा है? नीचे भारी मात्रा में मौलिक अयस्क है, बूढ़े नौकर ने धीमी आवाज में कहा। बहुत सारा तात्विक अयस्क? 9 फायर ने भौहें चढ़ाईं। कितना? तात्विक अयस्क में ऐसे रत्न होते थे जिनमें तात्विक ऊर्जा होती थी। हालांकि आमतौर पर लोग प्रतिदिन जितनी तात्विक ऊर्जा अवशोषित कर पाते थे वह सीमित थी। एक निश्चित समय पर इससे ज्यादा अवशोषित करना असंभव होता था।
इसलिए साधारण तात्विक रत्नों का उपयोग संरचनाएं बनाने के लिए किया जाता था या वे गोलेम बनाने में उपयोगी हो सकते थे। लेकिन प्रशिक्षण वे बहुत उपयोगी नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से कुछ दुर्लभ प्राकृतिक खजाने मौजूद थे जो शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालते थे, लेकिन जिन्हें खाने पर 10 या 100 साल के प्रशिक्षण के बराबर शक्ति मिल सकती थी। इसके अलावा तात्विक पत्थरों में उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर भी थे जिनका विशेष प्रभाव होता था। उच्च श्रेणी के तात्विक पत्थरों में मौजूद तात्विक ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। उनमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने पर शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता था और इस प्रकार उनका उपयोग करके एक ही दिन में व्यक्ति 10 दिनों के सामान्य प्रशिक्षण के बराबर लाभ प्राप्त कर सकता था। हालांकि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए पत्थरों की खपत की दर भी काफी ज्यादा थी। अगर कोई कभी कभार ही उच्च श्रेणी के तात्विक पत्थरों के 1-2 टुकड़ों का उपयोग करता तो यह इतना बुरा नहीं था, लेकिन अगर कोई अमर साधक उन्हें दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग करना चाहता था तो उसे हजारों या उससे ज्यादा पत्थर खरीदने पड़ते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे जी कबीला वहन करने में सक्षम था। बहुत सारे बूढ़े नौकर ने गंभीरता से कहा। यह एक मौलिक अयस्क खदान होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे सतही स्कैन में पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाले मौलिक पत्थर मिले हैं। क्या एक मौलिक अयस्क खदान उच्च श्रेणी के मौलिक पत्थरों के साथ? 9 तुरंत दंग रह गया। एक मौलिक अयस्क खदान सामान्यतः कुछ विशेष वातावरण ही तात्विक अयस्क खदानों का निर्माण करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जानबूझकर भी तात्विक अयस्क खदान बना सकता था। अपनी सफलता के लिए अमर अग्नि ड्रैगन के पास पर्याप्त तात्विक ऊर्जा होनी आवश्यक थी, इसलिए वह आसपास की तात्विक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली एक भव्य संरचना बनाने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। दिन ब दिन, महीने दर महीने एक तात्विक अयस्क खदान बनती गई। तत्व अयस्क की खान दादी साया ने भी उत्साह से भरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। हमारा जी कबीला अचानक से प्रसिद्धि पाने वाला है, चलो पहले एक नजर डालते हैं। 9 ने अपनी उत्तेजना दबा ली। उसने तुरंत अपनी जादुई लौकी उठाई और तीनों तेज रफ्तार से उस वीरान पहाड़ी जंगल में उतर गए और जमीन में गोता लगाकर जांच पड़ताल करने लगे। पुस्तक 5, अध्याय 14, एक बड़े पैमाने की खदान। आसमान धीरे धीरे और भी चमकीला होता गया। जी निंग और उनके पिताजी यिचुआन पूरी गति से उन प्राकृतिक तरंगों के उद्गम की ओर बढ़ रहे थे। अरे, मैंने पहले कभी पिता से गति में मुकाबला नहीं किया। पिता वाकई इतने तेज हैं। निंग बेहद हैरान था। उसका दिव्य शरीर शुरुआती जिफू स्तर के फिंडगॉड साधकों के समान था। चूंकि उसके पास विंडविंग इवेजन तकनीक भी थी, इसलिए कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कितना तेज था। जब वह अपने पंख प्रकार के जादुई खजाने का इस्तेमाल नहीं करता था, तब भी वह बहुत तेज था। लेकिन उसके पिता जी यिचुआन उसके बराबर गति से चलने में सक्षम थे। पिताजी, आपकी फुटवर्क तकनीक, क्या हो सकता है कि आपने अपना वायलट पैलेस स्थापित कर लिया हो? निंग ने आगे बढ़ते हुए मन ही मन अपनी की का इस्तेमाल करते हुए पूछा। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जब ये हादसा हुआ था तो युची भाई बहनों की चोटों के अलावा उसके अपने पिता यिचुआन भी बुरी तरह घायल हो गए थे। पूछने की जरूरत नहीं है। यिचुआन साफ तौर पर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये गति पहले से ही मेरी अधिकतम गति है, समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। यदि वह अपने पंख प्रकार के जादुई खजानों का उपयोग करता तो भी वह अपनी गति को काफी हद तक बढ़ा सकता था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वूश स्वूश, दोनों धुएं के गुबार की तरह आगे बढ़े, इतनी तेज गति से चलते हुए कि हजारों किलोमीटर की यह दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय हो गई। उनकी गति बिल्कुल जिफू शिष्य के स्तर की थी। यह इसी क्षेत्र में होना चाहिए। निंग एक बड़े प्राचीन वृक्ष की चोटी पर खड़ा होकर रुक गया। उसने एक पहाड़ी जंगल की ओर देखा। लहर 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर से नहीं आई थी। होना चाहिए। यिचुआन ने भी सिर हिलाया। चलो ध्यान से देखते हैं। दोनों पेड़ों के ऊपर दौड़ते हुए ध्यान से इधर उधर देखने लगे। जल्द ही यिचुआन सीधे जमीन पर कूद पड़ा और कुछ ही देर बाद बाहर आ गया। निंग, इधर आओ। निंग तुरंत नीचे कूद गया और रोशनी की किरण की तरह उस घास वाले मैदान की ओर बढ़ गया जहां यिचुआन खड़ा था। निंग ने जल्दी से पूछा, यह क्या है? जमीन के नीचे मौलिक पत्थर हैं, यिचुआन ने गंभीरता से कहा, और यह एक बेहद समृद्ध मौलिक अयस्क खदान होनी चाहिए। मैंने उच्च गुणवत्ता वाले मौलिक पत्थर भी देखे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले तात्विक पत्थर? निंग भी चौंक गया। मेरे जी कबीले के नियंत्रण वाले क्षेत्र में वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले तात्विक पत्थर हैं। तत्वीय पत्थरों की यह शिरा अत्यंत समृद्ध है और इसमें बहुत कम अन्य अयस्क मिले हुए हैं। फिर भी चूंकि ये तत्वीय पत्थर हैं, इसलिए भूसुरंग कलाओं का उपयोग करके इनमें से पार पाना संभव नहीं है, यिचुआन ने कहा। केवल भूसुरंग कलाओं का उपयोग करके मैं केवल 150 मीटर की गहराई तक ही खुदाई कर पाया, जहां से तत्वीय अयस्क की खदान शुरू होती है और नीचे तत्वीय अयस्क की एक अत्यंत समृद्ध शिरा है। निंग ने सिर हिलाया। जमीनी सुरंग बनाने की तकनीक से साधारण मिट्टी और पत्थरों को पार करना संभव था, लेकिन कुछ खास चीजें पूरी तरह से अगम्य थीं। उदाहरण के लिए मूल पत्थर अगम्य थे। स्विश, दूर 100 किलोमीटर दूर एक सुनहरी रोशनी अचानक आसमान में उठी, जिससे कान फाड़ देने वाली ध्वनि निकली। निंग और यिचुआन दोनों ने मुड़कर देखा। जी वंश का सुनहरा तीर। निंग और यिचुआन ने इसे देखते ही तुरंत अपनी चाल ढाल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए। हर एक हरकत के साथ उन्होंने 1 किलोमीटर का सफर तय किया। जी वंश के इस सुनहरे तीर का इस्तेमाल एक आह्वान के तौर पर किया गया, जिससे आसपास के इलाके में जी वंश के सभी लोग जो इसे देखते जल्दी से आगे बढ़कर इसके स्थान पर पहुंच जाते।
निंग और यिचुआन ने दूर से देखा कि 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें धूसर वस्त्र पहने जी नाइन फायर और ग्रैनी शैडो भी थे। बाकी लोग जी वंश के केंद्रीय प्रांत से थे। आखिरकार ये जगह केंद्रीय प्रांत शहर 10,000 तलवारों के शहर के सबसे नजदीक थी। इन लोगों ने मुड़कर देखा और इस पिता पुत्र की जोड़ी को पहचान लिया। यिचुआन, तुम दोनों पिता और पुत्र सचमुच बहुत तेज हो, नाइन फायर ने कहा। हम 10,000 तलवारों वाले शहर से जल्दी में आए थे, लेकिन अभी अभी पहुंचे हैं। आप दोनों पिता और पुत्र पश्चिमी प्रांत शहर के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, लेकिन आप भी पहुंच गए। दुर्जेय, इन सभी जियांटियन विशेषज्ञों ने प्रशंसा में कहा। तुम बहुत जल्दी आ गए। हंसी की गूंज सुनाई दी। एक रोशनी की किरण तेज गति से नीचे उतरी, फिर पास आ गई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने जानवरों के फर पहने हुए थे। ट्रूकीप, तुम भी आए। नाइन फायर मुस्कुराया और सिर हिलाया। निंग ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आते देखा। इस व्यक्ति का नाम जी ट्रूकीप था और वह उत्तरी प्रांत के जी कुल का नंबर 1 व्यक्ति था, निंग के पिता के बराबर। उत्तरी प्रांत शहर से इतनी जल्दी आ जाने के लिए ऐसा लग रहा था कि जी ट्रूकीप भी जिफू का शिष्य होना चाहिए। ऊपर से तो मेरे जी कबीले में सिर्फ जी नाइन फायर और ग्रैनी शैडो हैं, जो 2 जिफू शिष्य हैं, निंग ने मन ही मन कहा। लेकिन एक कबीले में युवा पीढ़ी के उत्तराधिकारी और सदस्य जरूर होने चाहिए जो जिफू शिष्य स्तर तक पहुंच चुके हों। अब ऐसा लगता है कि यह जी ट्रूकीप सचमुच एक जिफू शिष्य है। मेरे पिता, जिन्होंने पहले जो गतिशीलता क्षमताएं दिखाई थीं, उन्हें देखते हुए उन्हें भी जिफू शिष्य होना चाहिए। यिचुआन और ट्रूकीप ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। यिचुआन बोला, कुलपति, आपने हमें क्यों बुलाया है? मुझे लगता है कि आपने भी खोज लिया होगा, नाइन फायर ने गंभीरता से कहा। उस जमीन के नीचे एक मौलिक अयस्क की खदान है। मौलिक अयस्क की एक बहुत ही समृद्ध खान। ठीक है। सभी कबीले के लोगों ने सिर हिलाया, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। ग्रैंड जिया राजवंश के नियमों के अनुसार किसी भी कमांडरी शहर के 10,000 किलोमीटर के दायरे की जमीन उस कमांडरी शहर के स्वामी की होती थी। उस क्षेत्र के बाहर विवादित किसी भी क्षेत्र का स्वामित्व इस बात पर निर्भर करता था कि किसकी मुट्ठी सबसे मजबूत थी। ये तात्विक अयस्क खदान 10,000 तलवारों वाले शहर के बेहद पास थी। ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जी वंश की थी। ये शिरा न केवल बहुत समृद्ध है, बल्कि बहुत बड़ी भी है। नाइन फायर ने आसपास के क्षेत्र की ओर देखा। अब हम इस मौलिक अयस्क खदान का विस्तृत विश्लेषण और मानचित्रण करेंगे। मैं दक्षिण पूर्व की ओर उड़ूंगा। ट्रूकीप, तुम उत्तर की ओर उड़ो। शैडो, तुम दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ो। बाकी सभी लोग ध्यान से जांच करें कि यह खदान कितनी गहरी है और इसमें मौजूद अयस्क की गुणवत्ता कैसी है। परिणाम चाहे जो भी हो, 4 घंटे के भीतर हम यहाँ फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, सभी ने सहमति जताई। जल्द ही प्रकाश की 3 किरणें 3 अलग अलग दिशाओं की ओर उड़ी, जबकि निंग, यिचुआन और बाकी लोग जमीन में गड्ढा खोदने लगे। चूंकि तात्विक अयस्क में जमीनी सुरंग बनाने की कला का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उनके पास बस धीरे धीरे खुदाई करने का ही विकल्प था। चलो चलें। निंग का शरीर उसके जलज्वाला कमल की पंखुड़ियों से घिर गया, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमते हुए आसानी से नीचे जमीन में धंस गए। इससे निंग को आसानी से कदम दर कदम जमीन में गहराई तक जाने में मदद मिली। जैसे ही वह नीचे की ओर गया, उसके ऊपर की मिट्टी और कीचड़ ढह गई, लेकिन निंग ने इसे नजरअंदाज किया और नीचे की ओर बढ़ता रहा, और जल्द ही वह तात्विक अयस्क खदान की ऊपरी परत में जा पहुंचा। तात्विक अयस्कों की बड़ी मात्रा एक दूसरे से बदसूरत चट्टानों की तरह जुड़ी हुई थी। ये सभी घटिया तात्विक पत्थर थे और इन्हें देखकर कोई भी इनमें और साधारण चट्टानों में ज्यादा फर्क नहीं कर सकता था। बस फर्क इतना था कि इनसे काफी तात्विक आभा निकल रही थी। क्रैकल, जलज्वाला कमल आसानी से नीचे की ओर खोदता गया और निंग आश्चर्यजनक गति से नीचे की ओर बढ़ता रहा। इतनी गहरी, निंग को एहसास हो गया कि वह 100 किलोमीटर नीचे सुरंग खोद चुका था, लेकिन फिर भी वह ढेर सारे एलिमेंटल पत्थरों से घिरा हुआ था। मेरे ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी एलिमेंटल पत्थरों से भरी है। यह एलिमेंटल अयस्क खदान कितनी गहरी है, और एलिमेंटल अयस्क खदान का ऊपरी हिस्सा जमीन की सतह से बस कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। इतने समय में किसी ने इस खदान की खोज कैसे नहीं की? निंग को यह समझ में नहीं आया कि अमर फायर ड्रैगन द्वारा भव्य संरचना स्थापित करने से पहले उसे कौन पा सकता था। स्वूश, अंततः उसे फिर से साधारण कीचड़ का सामना करना पड़ा। 300 किलोमीटर गहरी, निंग दंग रह गया। अयस्क खदानें आमतौर पर क्षैतिज रूप से फैली होती हैं। अगर ऊर्ध्वाधर गहराई भी इतनी ज्यादा है, तो खदान कितनी चौड़ी होगी। स्वूश, इसके बाद निंग तुरंत तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत समय बाद आखिरकार वह फिर से जमीन की सतह पर प्रकट हुआ। वह जल्दी से सभा स्थल पर लौट आया, जहां नाइन फायर, ग्रैनी शैडो, बूढ़ा नौकर और ट्रूकीप पहले से ही मौजूद थे। जी निंग, नाइन फायर ने निंग की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने अपनी जांच पूरी कर ली है? ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जमीन में 300 किलोमीटर की यात्रा करना हजारों किलोमीटर हवा में उड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सौभाग्य से वह अपने जलज्वाला कमल पर भरोसा कर पाया था, जिसने दुनिया की तात्विक शक्ति उधार ली थी, जिससे वह इतनी आसानी से आगे बढ़ पाया। बाकी लोगों को धीरे धीरे खुदाई करने के लिए अपनी की शक्ति समाप्त करनी पड़ी। ये कितना गहरा है? नाइन फायर और बाकी सभी ने निंग की ओर देखा। 300 किलोमीटर, निंग ने कहा। नाइन फायर, ग्रैनी शैडो और ट्रूकीप के चेहरे बदल गए। उन्हें इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि निंग ने कैसे एक ही घंटे में 300 किलोमीटर से ज्यादा का भूमिगत चक्कर लगा लिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही घबराने लगे थे। क्या हुआ? निंग ने जल्दी से पूछा। ये तात्विक अयस्क खदान, नाइनफायर ने गंभीरता से कहा। हमने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। इसकी परिधि कम से कम 4000 किलोमीटर है। अगर इसकी गहराई 300 किलोमीटर है तो ये सचमुच एक विशाल तात्विक अयस्क खदान है। हमारे जीववंश के लिए इतनी विशाल तात्विक अयस्क खदान कोई वरदान नहीं, यह एक विपत्ति है, एक महान आपदा। निंग को तुरंत समझ आ गया। एक निश्चित आकार का पेट एक निश्चित मात्रा में ही खाना रख सकता है। अगर आप उसमें जरूरत से ज्यादा खाना भर दें तो आप मर भी सकते हैं। यह एक समृद्ध और विशाल शिरा है, नाइनफायर ने गंभीरता से कहा। एक बार जब हम इसकी खुदाई शुरू करेंगे तो इसके अयस्क का मूल्य निश्चित रूप से जीववंश की कुल संपत्ति से अनगिनत गुना ज्यादा होगा। बताओ, हमारा जीववंश इसे कैसे संभालेगा? ये खदान तब बनी थी जब सर्वोच्च आदिम ताओवादी अग्नि ड्रैगन ने तात्विक ऊर्जा एकत्र करने हेतु एक विशाल संरचना स्थापित करने हेतु भारी कीमत चुकाई थी ताकि वह खुद को इसमें सेंध लगाने में मदद कर सके। ये खदान 100 वर्षों से बन रही थी। यदि इसका पूर्ण खनन कर दिया जाए तो इसका मूल्य एक सामान्य आदिम ताओवादी की आधी संपत्ति के बराबर होगा। चूंकि ताओवादी अग्नि ड्रैगन पृथ्वी अमर स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उसका क्षितिज विस्तृत हो गया था और अब उसे उतनी चिंता नहीं थी। इसके अलावा तात्विक अयस्क का खनन करना बहुत कठिन होगा, यहाँ तक कि एक आदिम ताओवादी भी शायद खनन करने के लिए बहुत आलसी होगा। केवल वांशियांक के सिद्ध लोग ही इस तरह की किसी चीज के लिए उत्साह से पागल हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दादी छाया ने तुरंत पूछा। मुझे दूसरों से नहीं डर लगता, मुझे तो बस स्नोड्रैगन पर्वत से डर लगता है। नाइनफायर का चेहरा चिंता से भर गया। स्वेलो पर्वत क्षेत्र का स्नोड्रैगन पर्वत तो बस एक शाखा कबीला है। इसके पीछे असली स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय है, एक प्रमुख संप्रदाय जिसकी रक्षा आदिम ताओवादी करते हैं। और मेरी गणना और समय के अनुसार स्नोड्रैगन पर्वत के शाखा संप्रदाय के जिफू शिष्य पहले ही आसपास के क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे। पुस्तक 5 अध्याय 15 स्नोड्रैगन पर्वत। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा जी नाइनफायर ने भविष्यवाणी की थी। उनसे 1000 किलोमीटर दूर हवा में एक पर्दा मंडरा रहा था और उस पर्दे के ऊपर 4 आकृतियां नीचे की ओर घूर रही थीं। अचानक आसमान में रोशनी की एक किरण उठी। यह एक विशालकाय कवचधारी हृष्टपुष्ट आदमी था जो एक विशाल तलवार के ऊपर खड़ा था। इस हृष्टपुष्ट आदमी की त्वचा से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उस विशाल तलवार के ऊपर हवा में खड़ा वह एक राक्षस देवता जैसा लग रहा था। मेरे साथी शिष्यों, हृष्टपुष्ट व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। मैंने अपनी जांच पूरी कर ली है। जमीन के नीचे भारी मात्रा में तात्विक अयस्क है और भंडार में उच्च गुणवत्ता वाले तात्विक पत्थर भी हैं। ये तात्विक अयस्क का एक बहुत ही समृद्ध भंडार है। ओह, एक लंबे बालों वाला आदमी जिसने काला चोगा पहना हुआ था और जिसके आगे पीछे 8 खूनी त्रिग्राम थे ने सिर हिलाया और फिर हंसा। जूनियर प्रशिक्षु भाई जूसान, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। किसने सोचा होगा कि जी कबीले के इलाके में इतनी बड़ी तात्विक अयस्क खदान छिपी होगी? सही कहा जूनियर प्रशिक्षु भाई जूसान। क्या आपको खनन के कोई निशान मिले हैं? मांसल आदमी ने अपना सिर हिलाया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जी कुल ने कभी भी बाहरी लोगों को तात्विक पत्थर नहीं बेचे हैं। ऐसा लगता है कि इससे पहले उन्होंने इस शिरा की खोज भी नहीं की थी। मेरे साथी शिष्यों, मैं आपको कष्ट देना चाहता हूं कि आप दोनों दिशाओं में जाएं और ध्यान से जांच करें कि यह शिरा कितनी बड़ी है, जबकि मैं इसकी गहराई की जांच करूंगा। अपनी जांच पूरी करने के बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। हाँ, बड़े प्रशिक्षु भाई ज़िकी। 3 पुरुष और महिलाएं, जिनमें वह हृष्टपुष्ट पुरुष भी शामिल था, ने स्वीकार किया। फिर प्रत्येक अपने अपने उड़ने वाले जादुई खजानों पर उड़ गए और प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर 4 अलग अलग दिशाओं में जांच करने के लिए उड़ गए। काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने अपनी उड़ती हुई जाली को उठाया और जमीन की ओर दौड़ा, उसे तोड़ते हुए और गहराई में घुस गया। बहुत समय बाद 3 पुरुष और एक महिला जो पहले चले गए थे, अपने जादुई खजाने पर उड़ते हुए पहले ही वापस आ चुके थे। बड़े प्रशिक्षु भाई ज़िकी ने अभी तक खोज पूरी नहीं की है, हरे बालों वाले एक आदमी ने आश्चर्य से कहा। लगता है ये खदान वाकई काफी गहरी है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर इस मौलिक अयस्क खदान की परिधि 4000 किलोमीटर होनी चाहिए। पास खड़ी एक महिला, जिसके बालों से भी हरी रोशनी निकल रही थी, गंभीरता से बोली। अगर ये गहरी भी है तो ये खदान वाकई कमाल की होगी। उसके बोलने के तुरंत बाद स्वूश, नीचे से एक रोशनी की किरण आकाश की ओर बढ़ी, फिर रुक गई। वह उनका काला वस्त्र पहने बड़ा शिष्य भाई ज़िकी था। बड़े शिष्य भाई ज़िकी, तीनों पुरुष और महिला ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। दरअसल वे 5 ज़ीफू शिष्य थे और एक ही पीढ़ी के थे। तार्किक रूप से उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस ज़िकी की शक्ति निश्चित रूप से उनसे कहीं ज्यादा थी। क्या ही मौलिक अयस्क की खदान है। ये कम से कम 300 किलोमीटर गहरी है। काले वस्त्र पहने आदमी ने आश्चर्य से आह भरी। 300 किलोमीटर? इतना गहरा? हम चारों ने पाया है कि इस खदान की परिधि 4000 किलोमीटर है। इसकी गहराई भी इतनी ज्यादा है। यह मौलिक अयस्क खदान तो बस। तीनों पुरुष और एक महिला सदमे में थे। कुछ खदानें काफी उथली थीं और हजारों किलोमीटर की परिधि वाली खदानों का कुछ किलोमीटर गहरा होना स्वाभाविक था, लेकिन ये खदान तो 300 किलोमीटर गहरी थी। काले वस्त्र पहने आदमी चिल्लाया, यह मौलिक अयस्क खदान स्नोड्रैगन पर्वत की है। ठीक है, ये हमारे स्नोड्रैगन पर्वत का है। हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है।
मुख्य संप्रदाय हमें जरूर भारी इनाम देगा। हमारा मौका आ गया है। वे पांचों लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। वे इस मौलिक अयस्क खदान का सामान्य आकार और पैमाना आसानी से बता सकते थे और उसका मूल्य भी जानते थे। मूल्य अकल्पनीय रूप से ऊंचा था। बहुत संभव है कि स्नोड्रैगन पर्वत पर सत्ता के शिखर पर बैठे आदिम दाववादी भी इस जगह के बारे में गहराई से सोचते होंगे। बड़े प्रशिक्षु भाई ज़ीकी, हरे बालों वाली महिला ने भौहें चढ़ाईं। ये जगह 10,000 तलवारों वाले शहर के बहुत पास है। ग्रैंड ज़िया राजवंश के कानून के अनुसार इस जगह को जी वंश का माना जाना चाहिए। आखिर जी कबीला क्या है? ज़िकी ने ठंडी सांस ली। क्या वे स्नोड्रैगन पर्वत की खदान में दखल देने की हिम्मत कर सकते हैं? पास खड़े हरे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। जी वंश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्नोड्रैगन पर्वत निश्चित रूप से इस तात्विक अयस्क खदान पर कब्जा कर रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकते। ग्रैंड ज़िया राजवंश के कानूनों के अनुसार ये जगह 10,000 तलवारों वाले शहर का क्षेत्र है, यानी यह खदान जी वंश की है। हमारा स्नोड्रैगन पर्वत ग्रैंड ज़िया राजवंश के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, डोंग ज़िकी ने हल्के से सिर हिलाया। सत्य, भले ही उन्हें कानूनों को दरकिनार करना पड़े, वे निश्चित रूप से ग्रैंड ज़िया राजवंश को खुले तौर पर चुनौती नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि स्टिलवाटर कमांडरी का मार्क्विस पैलेस, जो लगभग ग्रैंड ज़िया राजवंश जितना ही प्राचीन था, ग्रैंड ज़िया राजवंश को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अभी तो मुझे बस एक ही बात का डर है। हरे बालों वाले आदमी ने भौहें चढ़ाईं। अगर जी वंश किसी को ग्रैंड ज़िया राजवंश की सेना के साथ गठबंधन करने के लिए भेज दे और इस जगह को ग्रैंड ज़िया राजवंश को देने का अनुबंध कर दे, अगर वे सीधे इस खदान को ग्रैंड ज़िया राजवंश को सौंप दें, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षु भाई हेफांग तर्क की बात करते हैं। एक ठंडे चेहरे वाले भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। हमें सावधान रहना होगा, हमें सावधान रहना होगा, हटे कट्टे आदमी ने घबराहट में कहा। जी कबीले को जरूर एहसास होगा कि वे इस खदान को संभाल पाने में सक्षम नहीं हैं। अगर वे खदान ग्रैंड ज़िया राजवंश को दे देते हैं तो जी कबीले को कम से कम इसका 30% हिस्सा मिल जाएगा। इससे ग्रैंड ज़िया राजवंश का समर्थन भी उन्हें मिल जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करें। डोंग ज़िकी की आंखें गहरी और उदास थीं। ये करना इतना आसान नहीं है। बाकी चार ने डोंग ज़िकी की ओर देखा। स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में ग्रैंड ज़िया राजवंश की सेना स्वेलो माउंटेन शहर में है, डोंग ज़िकी ने कहा। उस सेना का जनरल मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन बड़े प्रशिक्षु भाई ज़िकी, जैसे ही जी कबीला रिपोर्ट बनाएगा और खदान को स्थानांतरित करने की पेशकश करेगा, एक साधारण जनरल इस खबर को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह इतनी बड़ी घटना की रिपोर्ट को जबरन दबाता है और बाद में पता चलता है कि उसने ऐसा किया है, तो जनरल की आत्मा जरूर टूट जाएगी और सजा में बिखर जाएगी। हरे बालों वाले आदमी ने चिंतित होकर कहा। ज़िकी ने कहा, मुझे पता है, वह जबरदस्ती खबर दबाने की हिम्मत तो नहीं करेगा, लेकिन कम से कम वह इसे टाल तो पाएगा। ओह, बाकी चार ने भी ज़िकी की ओर देखा। तुम्हें पता होना चाहिए, डोंग ज़िकी ने कहा। किसी खदान को छोड़ने के समझौते पर हस्ताक्षर करने का पहला चरण उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना है। इसके बाद उच्च अधिकारी तुरंत जी कबीले के क्षेत्र की जांच के लिए लोगों को भेजेंगे। जब वे ये सत्यापित कर लेंगे कि जी कबीले के क्षेत्र में वास्तव में ऐसी कोई खदान है, तभी वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। बाकी चार ने सिर हिलाया। ये वास्तव में मामला था। रिपोर्ट तैयार होते ही किसी को तुरंत भेजा जाएगा। इसकी कार्यकुशलता बहुत ज्यादा होगी। रिपोर्ट मिलते ही हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ज़िकी ने कहा, हम बस इतना कर सकते हैं कि स्वेलो माउंटेन सिटी के गैरिसन जनरल को जितना हो सके उतना देर करने को कहें, और इसके अलावा ग्रैंड ज़िया राजवंश द्वारा भेजे गए व्यक्ति को वहां पहुंचने में भी समय लगेगा। 10,000 तलवारों वाले शहर पर कब्जा करने के लिए हमारे पास इतना समय काफी होगा। 10,000 तलवारों वाले शहर पर कब्जा करो। बाकी चारों ने धीरे से सिर हिलाया। जब तक हम 10,000 तलवारों वाले शहर पर कब्जा कर लेते हैं और आधिकारिक रिट हासिल कर लेते हैं, तब तक हम 10,000 तलवारों वाले शहर के स्वामी रहेंगे। ग्रैंड ज़िया राजवंश के कानूनों के अनुसार खदान हमारी होगी, भले ही ग्रैंड ज़िया राजवंश किसी को भेज दे, क्योंकि आधिकारिक रिट का एक नया मालिक है। जी वंश के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं होगा। ज़िकी ने कहा, ठीक है, हम सरकारी रिट ले लेंगे। एक बार सरकारी हुक्म हमारे हाथ में आ जाए तो हम खदान के मालिक हो जाएंगे। दोनों की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। ज़िकी ने धीमी आवाज में कहा, अगर जी कबीले ने विरोध करने की हिम्मत की तो उनका सफाया कर दो। ठीक है। बाकी चारों ने सिर हिलाया। उन्हें जी कबीले की जरा भी चिंता नहीं थी। बड़े प्रशिक्षु भाई ज़िकी, इससे पहले जब हम खदान के आकार की जांच कर रहे थे तो हमें पता चला कि जी कबीले की सेनाएं 1000 किलोमीटर के दायरे में थीं। हरे बालों वाली महिला ने कहा, चलो चलें। ज़िकी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो जी कबीले से मिलने चलते हैं। ठीक इसी समय तात्विक अयस्क खदान के ऊपर हवा में कई ज़िफू शिष्य जांच पड़ताल कर रहे थे, जिनमें आयरनवुड कबीला, रिवरबैंक कबीला, को कबीला, ब्लैकफायर पंथ शामिल थे। ये सभी स्वेलो माउंटेन की स्थानीय सेनाएं थीं। केवल स्वेलो माउंटेन शहर में तैनात ग्रैंड ज़िया राजवंश की सेनाएं ही वहां मौजूद नहीं थीं। कितनी समृद्ध नस है ऐसी मौलिक अयस्क खदान, इसे देखना ही भयावह है। उजाड़ पहाड़ी जंगल, जी कबीले की सेनाएं वहां एकत्रित थीं और तय कर रही थीं कि क्या करना है। G9 फायर। अचानक एक उदास आवाज गूंजी। इस आवाज ने जी वंश के कई कुलों के चेहरों पर रंगत ला दी। निंग की आत्मा इतनी शक्तिशाली होने के कारण ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। उसने सिर उठाकर देखा। उसने देखा कि उनके ऊपर हवा में एक विशाल पर्दा तेज गति से उनकी ओर उतर रहा था।
पर्दे के ऊपर 5 पुरुष और महिलाएं खड़े थे। सभी की आभा असाधारण थी। समूह का नेता एक जानलेवा ठंडी आभा बिखेर रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके वस्त्र के आगे और पीछे के हिस्से पर 8 खूनी त्रिग्राम लगे हुए थे। डोंग ज़िकी, नाइन फायर का चेहरा थोड़ा बदल गया। निंग ने स्क्रीन पर पांचों को ध्यान से देखा, खासकर उनके नेता डोंग ज़िकी पर। क्या ये स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा का डोंग ज़िकी है? डोंग ज़िकी की प्रसिद्धि व्यापक थी और उसे चुपचाप स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के 6 आधिपत्यों में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया था। पुस्तक 5, अध्याय 16, तलवारें पार करना। जी नाइन फायर, ग्रैनी शैडो और अन्य लोग बहुत पहले ही जी निंग को जी कुल के भविष्य के स्तंभ के रूप में देखने लगे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत पहले ही निंग को उन खुफिया रिपोर्टों को देखने की अनुमति दे दी थी जो कुल के पास स्वेलो पर्वत में फैली विभिन्न शक्तियों के विभिन्न प्राचीन राक्षसों और जीफू शिष्यों के बारे में थी। निंग अच्छी तरह जानती थी कि यह डोंग ज़िकी एक शीर्ष जीफू शिष्य था जो मुख्य संप्रदाय से आया था, जिसकी क्षमताएं स्वेलो पर्वत क्षेत्र के स्थानीय कबीलों की क्षमताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। डोंग ज़िकी की सबसे शक्तिशाली क्षमता 8 ट्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना थी। यह अन्य महान संरचनाओं से अलग था जिन्हें आमतौर पर पहले से तैयार करना पड़ता था। ये 8 ट्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना लघु 1000 तलवार संरचना के समान ही थी। इसे एक विचार से सक्रिय किया जा सकता था। शायद ये लघु 1000 तलवार संरचना जितना उच्च स्तरीय और दुर्जेय नहीं था, लेकिन यह एक शीर्ष जीफू शिष्य था। जब ऐसा व्यक्ति इस संरचना का उपयोग करता तो वह संभवतः एक नए वानजियांग सिद्ध से लड़कर उसे रोक सकता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना बेईशान जैसे लोगों से की जा सके, जिन्हें असंख्य प्रेत ध्वज पर निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही दाववादी डोंग, आपसे मिलना हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। नाइन फायर का व्यवहार बहुत विनम्र था। साथ ही दाववादी डोंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों आए हैं? जी नाइन फायर। ध्वज के ऊपर बैठे पांचों जीफू शिष्य जमीन पर उतरे। उन्होंने जी कुल के लोगों को अपनी नजरों से देखा। उनकी आंखें अहंकार से भरी थीं। जाहिर था कि वे जी कुल को तुच्छ समझते थे। इससे निंग और बाकी लोगों के दिलों में एक तरह का गुस्सा आया, लेकिन वे समझ गए उन्हें इसे दबाना होगा। तुम्हारे जी कबीले के नियंत्रण वाली जमीन वाकई एक धन्य क्षेत्र है। यहाँ वास्तव में एक तात्विक अयस्क की खदान है। ज़िकी की ठंडी भयावह आंखें नाइन फायर को घूर रही थीं। अगर 2 दिन पहले यहाँ से निकली तात्विक ऊर्जा कंपन न होती तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि तुम्हारे जी कबीले ने गुप्त रूप से काफी तात्विक पत्थरों का खनन किया है। तुम वाकई बहुत साहसी हो। जी कबीले के लोगों की आंखों में क्रोध के भाव दिखाई देने लगे, लेकिन नाइन फायर ने अपनी की का उपयोग करते हुए उन पर मानसिक रूप से भौंकते हुए कहा, तुम सब इसे सहन करो। मेरे जी कबीले ने भी अभी अभी इसकी खोज की है। नाइन फायर ने ज़िकी की ओर मुस्कुराते हुए चेहरा बनाए रखा। अभी अभी पता चला? ज़िकी ने जी कबीले के लोगों को अपनी नजरों से घूरा। क्या तुमने इस तात्विक खदान के आकार और पैमाने की जाँच की है? अभी नहीं। नाइन फायर ने सिर हिलाया। हम बस इतना जानते हैं कि यह मौलिक अयस्क का एक समृद्ध भंडार है। ज़िकी ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं। यह न सिर्फ एक समृद्ध धरातल है, बल्कि इसकी परिधि 4000 किलोमीटर तक फैली है और ये 300 किलोमीटर गहरी भी है। तुम्हारा छोटा सा जी कबीला इतनी बड़ी तात्विक अयस्क खदान को निगलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। अगर तुमने कोशिश भी की तो ये तुम्हें दम घोंटकर मार डालेगी। कोई बात नहीं। नाइन फायर हंसा। अंत में मेरा जी कबीला इस मौलिक अयस्क खदान को ग्रैंड जिया राजवंश को दे सकता है। तब तक हमारे जी कबीलों को इसका 30% हिस्सा मिल जाएगा, जबकि ग्रैंड जिया राजवंश को 70%। इसके अलावा हमारे जी कबीलों को ग्रैंड जिया राजवंश का संरक्षण भी प्राप्त होगा, जिसके बाद हमें किसी का डर नहीं रहेगा। ज़िकी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये स्थानीय लोग, हालांकि वे किसी संप्रदाय से नहीं थे और लगभग 4 शताब्दियों तक प्रशिक्षण लेने के बावजूद जीफू शिष्य ही रहे, इतने लंबे जीवन के बाद ये लोग अतुलनीय रूप से चालाक हो गए थे। अभी अभी वह बहुत घमंडी था, लेकिन नाइन फायर मुस्कुराता रहा। हालांकि उनकी बातचीत के निर्णायक मोड़ पर नाइन फायर ने सीधे तौर पर वही कह दिया जिससे स्नोड्रैगन पर्वत सबसे ज्यादा डरता था। सुनो। डोंग ज़िकी की आवाज बेहद ठंडी थी। इस तात्विक अयस्क खदान पर स्नोड्रैगन पर्वत का कब्जा हो रहा है। मुझे धमकी मत दो। अगर तुमने मुझे धमकी दी तो इसका नतीजा सिर्फ जी वंश का विनाश होगा। नाइन फायर का चेहरा बदल गया। बाकी लोग, जैसे कि दादी साया, ये सुनकर क्रोधित और उत्तेजित हो गए। निंग के दिल में भी एक सुलगता हुआ क्रोध जल रहा था। जाहिर है, ग्रैंड जिया राजवंश के नियमों के अनुसार ये तात्विक अयस्क खदान जी वंश की थी, लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत के लोग इसे उनसे छीनना चाहते थे, और वह भी इतने दबंग तरीके से। साथ ही दाववादी डोंग। नाइन फायर ने अपना क्रोध दबा दिया। अभी अभी उसने सबसे जोरदार धमकी पेश करने का फैसला किया था, ताकि विरोधियों को घबराकर बातचीत शुरू कर दी जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते। ये लोग पूरी तरह से तानाशाही से पेश आए। जी कबीले की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। ये स्वेलो पर्वत है, नाइन फायर ने गंभीरता से कहा। मुख्य स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही मेरा जी वंश रिपोर्ट करेगा, कुछ ही दिनों में ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत आएंगे। तब तक हम सीधे एक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। दरअसल हमारे जी वंश की इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, हम बस जीवित रहना चाहते हैं। जिंदा बचोगे? ज़िकी ठंडी हंसी। कम से कम तुम्हें अपनी सीमा तो पता है। नाइन फायर ने कहा, स्नोड्रैगन पर्वत इस खदान से खनन के लिए लोगों की व्यवस्था कर सकता है।
हमारा जी कबीला खनन प्रक्रिया के दौरान आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। खनन पूरा करने के बाद हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी सारी सेना जी कबीले के इलाके से हटा लें। इस तात्विक अयस्क खदान में मौजूद अयस्क के लिए मेरा जी कबीला उसमें से एक भी पत्थर नहीं मांगेगा। मेरा जी कबीला आपके स्नोड्रैगन पर्वत के साथ स्वर्गीय कानून की शपथ लेने को तैयार है। स्वर्गीय कानून की शपथ, ये साधारण मनुष्यों के लिए बेकार था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अमर साधना के मार्ग पर कदम रख चुका था वह स्वर्गीय कानून की शपथ का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था। ओह, जिकी हिचकिचाया। बड़े प्रशिक्षु भाई जिकी पास खड़े हटे कट्टे आदमी ने अपने मन में अपनी की के जरिए संदेश भेजा, ये हालात बुरे नहीं हैं। हमें वैसे भी जी कबीले के नियंत्रण वाले इलाके की परवाह नहीं है। असल में मायने उस तात्विक अयस्क खदान का है। चूंकि जी कबीला हमें तात्विक अयस्क खदान के सारे अयस्क निकालने की इजाजत देने को तैयार है। अगर वे स्वर्गीय कानून की शपथ लेने को तैयार हैं तो वे उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेवकूफ, बगल में खड़ी हरे बालों वाली महिला ने भी मन ही मन यही कहा। ये जी कबीले की बस टालमटोल की चाल है। जी कबीला हमारे साथ स्वर्गीय कानून की शपथ लेने जा रहा है, लेकिन यहाँ हम जैसे लोगों के साथ नहीं। अगर हम साथी शिष्य स्वर्गीय कानून की शपथ भी ले लें तो भी मुख्य संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्य हमें दरकिनार करके जी कबीले का सफाया कर सकते हैं। वे जरूर चाहते हैं कि मुख्य संप्रदाय का कोई उच्च स्तरीय सदस्य यहाँ आकर शपथ ले, लेकिन हमें पहले काम वापस भेजना होगा, और जब तक मुख्य संप्रदाय का कोई उच्च स्तरीय सदस्य आएगा जी कबीले और ग्रैंड जिया राजवंश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए काफी समय बीत चुका होगा। छोटी प्रशिक्षु बहन, आपकी बात में दम है। बुरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी मन ही मन संदेश भेजा। डोंग जिकी ने थोड़ा सिर हिलाया। जी कबीले के लोग अभी भी उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका जी कबीला स्नोड्रैगन पर्वत के साथ स्वर्गीय कानून की शपथ लेना चाहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि स्नोड्रैगन पर्वत का कौन सा सदस्य आपके साथ शपथ लेना चाहता है? जिकी ने नाइनफायर की ओर देखा। नाइनफायर हंसा। कोई भी वांशियांक सिद्ध स्वीकार्य है। हमारे जी कुल का भाग्य इस समझौते पर टिका है। स्वाभाविक रूप से हमें सावधान रहना होगा। स्नोड्रैगन पर्वत के जिफू शिष्य की शपथ का भार काफी नहीं है, और हम उस पर पूरी तरह भरोसा करने की हिम्मत भी नहीं करते। मुझे लगता है कि आप, साथ ही दाववादी डोंग, ये भी समझते होंगे कि जिफू शिष्य की शपथ का मुख्य स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। डोंग जिकी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक भी जिफू शिष्य, मुख्य संप्रदाय एक शब्द से ही एक शिष्य की बलि चढ़ा सकता था, लेकिन वांशियांक सिद्ध अलग थे। मुख्य संप्रदाय में उनकी संख्या सीमित थी, और जब वे शपथ लेते थे तो यह मुख्य संप्रदाय की शपथ का प्रतीक होता था। अगर मुख्य संप्रदाय एक वांशियांक सिद्ध की भी बलि देने की हिम्मत करता तो क्या इससे दूसरे वांशियांक सिद्धों और जिफू शिष्यों के दिलों में बर्फीली ठंडक नहीं पैदा होती? एक मौलिक अयस्क खदान के लिए कुल के सभी वांशियांक सिद्धों की वफादारी कम करना उचित नहीं था, इसलिए एक वांशियांक सिद्ध का आकर शपथ लेना सबसे उचित था। जी नाइनफायर, जिकी ने ठंडी आवाज में कहा, क्या आप चाहते हैं कि कोई वांशियांक सिद्ध आकर आपके साथ स्वर्गीय नियम की शपथ ले? वे मेरे मुख्य संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्य हैं, जो 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। संदेश भेजने के बाद वांशियांक सिद्ध को आने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा। 10 दिन के भीतर आपके जी कुल ने बहुत पहले ही ग्रैंड जिया राजवंश के साथ गुप्त रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए होंगे। तो फिर? नाइनफायर हिचकिचाया। जैसा मैं देख रहा हूँ, बेहतर होगा कि आप आधिकारिक रिट सौंप दें। जिकी चिल्लाया। 10,000 तलवारों वाले शहर की आधिकारिक रिट हमें सौंप दो। स्नोड्रैगन पर्वत तुम्हें 10,000 तलवारों वाले शहर में रहने की अनुमति देता रहेगा, और जी कबीले के लिए सब कुछ अपरिवर्तित रहेगा। जब हम मौलिक अयस्क खदान की पूरी खुदाई कर लेंगे तो हम आधिकारिक रिट तुम्हें लौटा देंगे। नाइनफायर घबरा गया। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दादी साया ने भी गुस्से से कहा। सरकारी आदेश ही जी वंश की नींव है। निंग बस देखता रहा। स्नोड्रैगन पर्वत के ये लोग, आपने उन्हें 1 इंच जमीन दी और उन्होंने 1 मील हथियाने की कोशिश की। उन्होंने इसे कितना आसान और सरल बना दिया। खुदाई पूरी होने के बाद वे आधिकारिक रिट लौटा देंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? इसके अलावा जी वंश ने पहले ही पूरी खदान स्नोड्रैगन पर्वत को देने के लिए तैयार होकर एक बड़ा समझौता कर लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्नोड्रैगन पर्वत अब आधिकारिक रिट भी छीन लेना चाहता हो और भविष्य में उसे वापस देना चाहता हो? हम्फ, निंग का चेहरा देखने में भद्दा था, और जी कबीले के अन्य सदस्यों के लिए भी यही सच था। क्या आपको लगता है कि हमारा स्नोड्रैगन माउंटेन कबीला जी कबीले जैसे छोटे कबीले से झूठ बोलेगा? जिकी चिल्लाया। लगता है स्नोड्रैगन माउंटेन ने कई कबीलों का फायदा उठाया है। नाइनफायर भी गुस्से से भर गया। वरना स्नोड्रैगन माउंटेन की एक शाखा स्वेलो माउंटेन पर क्यों आती? जिकी का चेहरा बदल गया। अपमानजनक। नाइनफायर वास्तव में और भी ज्यादा कठोर और बलशाली हो गया था। जिफी ने जी कुल के लोगों को अपनी नजरों से देखा। उस सबसे कम उम्र के एकाकी फर पोशाकधारी युवक को देखा। उसने तुरंत अपने की के जरिए संदेश भेजा, कनिष्ठ शिष्य भाई म्यूज, जी कुल में केवल कुछ ही जिफू शिष्य हैं। सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये जी निंग है। कहानियों के अनुसार इसी ने जिशान को मारा था। जी निंग, भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी अपने सामने फर पोशाकधारी युवक को देखा। उस वर्ष बेई जिशान के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। निंग की ख्याति स्वेलो माउंटेन की विभिन्न सेनाओं में बहुत पहले ही फैल चुकी थी। आखिरकार उस समय विभिन्न कुलों के कई जियांटियन जीवों को उनके अपने कुलों में वापस भेज दिया गया था, जिससे उन्हें पता चला कि जी निंग कितना भयानक है
और जी निंग को जिफू शिष्य होना चाहिए। 11 या 12 साल की उम्र में एक जिफू शिष्य, भविष्य में वह कितना भयानक होगा। विभिन्न शक्तियों ने निंग पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था और निंग के बारे में खुफिया रिपोर्टें इस प्रकार अतुलनीय रूप से विस्तृत थीं। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, साथ ही उसका रूप और उसकी आदतें, उन सभी को एकत्रित और संकलित किया गया था। डोंग जिकी को पूरे जी कबीले में किसी और की परवाह नहीं थी, उसे बस इस जी निंग की परवाह थी। उसे आज की जी निंग से डर नहीं था, उसे तो बस भविष्य की जी निंग से डर था। जी निंग की प्रतिभा को देखते हुए भविष्य में उसके लिए वांशियांक सिद्ध बनना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यूज, जी कबीले का सबसे ज्यादा क्षमतावान और सबसे बड़ा खतरा ये जी निंग है। पूरा जी कबीला उसे अपना खजाना मानता है, जीकी ने मन ही मन कहा। हालांकि वह अभी भी काफी युवा है और फिलहाल उसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जिशान, वह मूर्ख, उस माइरियड रेड्स बैनर को गढ़ने में सक्षम होने के अलावा जो काफी शक्तिशाली था, उसकी अपनी क्षमता का स्तर उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा उस युद्ध के नतीजों का शायद उस वांजियांक सिद्ध से कुछ लेना देना था। जी निंग की अपनी शक्ति का स्तर शायद उतना अच्छा नहीं है। जूनियर प्रशिक्षु भाई, अचानक हमला करो और जी निंग को पकड़ लो। तब तक जब जी निंग हमारे हाथों में होगी, क्या तुम्हें लगता है कि जी कबीला हमारे स्नोड्रैगन पर्वत के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा? जीकी ने मन ही मन पूछा। भले ही बेहद असंभावित परिस्थिति में भी कि उन्हें जी निंग की जान की परवाह न हो, हम जी निंग को मार डालेंगे। उसके बिना जी कबीला भविष्य में हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, भूरे वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया। निंग वाकई उनके लिए एक खतरा था। अभी तो किसी को निंग का डर नहीं था, लेकिन उन्हें भविष्य के निंग का डर था। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अगर तुम अचानक अपनी जादुई तकनीक से हमला करोगे तो मुझे भी उसे रोकने में थोड़ी परेशानी होगी। तुम्हें जी निंग को वश में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीकी ने मन ही मन संदेश भेजा। हालांकि उसकी शक्ति म्यूज से ज्यादा थी, फिर भी उसे पहले अपने 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन स्वरूप को सक्रिय करना होगा। जब तक वह ऐसा करेगा, जी कबीला शायद पूरी तरह सतर्क हो जाएगा। इसलिए उन्हें अचानक हमला करना था और तुरंत सफल होना था। इसके लिए म्यूज सबसे उपयुक्त विकल्प था। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैंने कुछ समय पहले ही अपनी इस तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल की है। म्यूज ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मन ही मन जवाब दिया। तो फिर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक बार तुम जी निंग को हरा दोगे तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा, जिकी ने कहा। पुस्तक 5, अध्याय 17, लालसा। वर्षा रेखा। एक ही नजर में डोंग जिकी ने जी कबीले की कमजोरी साफ देख ली। उसके विचार बिल्कुल सही थे। जी निंग वाकई जी कबीले का भविष्य स्तंभ थी। जी कबीले के विशेषज्ञों के इस समूह में जी नाइनफायर और ग्रैनी शैडो को चाहे मरना ही क्यों न पड़े, वे निंग को मरने नहीं देंगे। नाइनफायर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज्ञाकारी होकर आधिकारिक आदेश सौंप दें। जिकी ने चिल्लाते हुए भौहें चढ़ाईं। मेरा जी कबीला वाकई कमजोर और छोटा है, इसलिए हम इस तात्विक अयस्क खदान को बिना किसी हिस्से की मांग किए तुम्हें देने को तैयार हैं। लेकिन तुम हमारी आधिकारिक रिट को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम हद पार कर रहे हो। आधिकारिक रिट ही जी कबीले की नींव है। मेरा जी कबीला। नाइनफायर का चेहरा उसके शब्दों के बीच में ही बदल गया और वह अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। डोंग जिकी के 5 लोगों का समूह दूर खड़ा था और उनके बीच दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर में की शक्ति बहुत पहले ही धरती में समा चुकी थी। जब तक जी वंश के जिफू शिष्यों को इसका आभास हुआ, तब तक वह तकनीक पूरी हो चुकी थी। बूम! हरी लकड़ी की लताओं की लड़ियां अचानक जमीन से उभर आईं और वे सभी गहरे हरे प्रकाश की एक परत से ढकी हुई बेतहाशा लहरा रही थीं। लताओं की पतली पतली लड़ियां एक दूसरे से किसी मजबूत रस्सी की तरह लिपटी हुई थीं। वे अचानक निंग के पैरों तले जमीन से उभरीं और पल भर में निंग को अपने चारों ओर लपेट लिया। तेज, पूरी तरह से अचंभित। क्या? नाइनफायर, ग्रैनी शैडो और बाकियों के चेहरे बदल गए। पलक झपकते ही जी निंग, जो कुछ देर पहले उनके बगल में खड़ी थी, उन अनगिनत रतन की लताओं में बुरी तरह उलझ गई। जल्दी करो, जी निंग को बचाओ। दादी छाया चिल्लाई। बहुत देर हो चुकी है। दूर खड़े डोंग जिकी ने बोलते हुए जोर से हंस दिया। टकराना। निंग के चारों ओर लिपटी अनगिनत लताएं जोर से उछलीं और उसे जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट के साथ जमीन में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिसमें निंग और वे लताएं पहले से ही जमीन में गहराई तक धंसी हुई थीं। स्नोड्रैगन माउंटेन, तुम वास्तव में। नाइनफायर का चेहरा क्रूर था। मेरे बेटे को छोड़ दो। जी यिचुआन भी उन्मत्त था। जी कबीले का हर सदस्य निंग को बचाना चाहता था, लेकिन उन लताओं के अचानक उभरने से, जिन्होंने निंग को चारों ओर लपेट लिया था और फिर उसे भूमिगत कर दिया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। हा हा हा! डोंग जिकी जोर से हंसा और भूरे वस्त्र पहने उस आदमी की तरफ मुड़ा। जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यूज, जी निंग को यहाँ ले आओ। डोंग जिकी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके साथी शिष्य का माथा पसीने से लथपथ था। जाहिर है वह इस संघर्ष में पहले से ही पूरी ताकत लगा रहा था। वह जी निंग वर्तमान में मेरी तकनीक को तोड़ रही है। ग्रे रॉब वाले आदमी की आंखें लाल हो गई थीं और वह अपनी सारी की तकनीक में डाल रहा था। भूमिगत एक बीज हजारों लकड़ी के हरे तनों में बदल गया था, जो अब निंग के चारों ओर बुरी तरह उलझ रहे थे। लताओं के उलझे हुए चंगुल में एक जलज्वाला कमल निंग को घेरे हुए था, लगातार उसके चारों ओर घूम रहा था और उन्मत्तता से इन तनों का प्रतिरोध कर रहा था, लगातार उन्हें एक एक करके मार रहा था, जबकि मृत लताएं लगातार पुनर्जन्म ले रही थीं।
अमर साधकों के पास सचमुच कई तकनीकें होती हैं। ये तकनीक हमारी खुफिया रिपोर्टों में शामिल नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि स्नोड्रैगन पर्वत की किस शाखा के सदस्य ने इसका इस्तेमाल किया। निंग पर अचानक एक हमला हुआ था और यह हमला इतना तेज था कि उसे जमीन में धंसने से पहले ही उसे तोड़ने का मौका नहीं मिला। टेंड्रिल्स के संकुचन के कारण निंग के लिए चलने फिरने की जगह बहुत सीमित थी, जिससे उसे कम हजार तलवारों की संरचना का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। इस प्रकार निंग ने जो पहला काम किया वह था वाटरफ्लेम लोड्स को मारना। घूम घूम जलज्वाला कमल धीरे धीरे घूमा, उन पतली लताओं को पीसता हुआ जो निंग को धूल में मिलाना चाहती थी। बेई ईशान के साथ उस लड़ाई को लगभग 5 साल बीत चुके थे और इन 5 सालों में दाव की समझ के मामले में निंग की प्रगति और भी ज्यादा बढ़ती गई थी। यदि आरंभ में दाव के संबंध में उसने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी वह मात्र एक धागा मात्र थी, समय के साथ उसने दाव के सच्चे अर्थ के और अधिक धागे प्राप्त कर लिए थे। ये कई पतले धागे एक दूसरे के करीब आ गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से एक मोटा धागा बन गया। निंग ने विशेष रूप से सर्पेंटविंग झील पर बिताया समय, जहां वह लगभग हमेशा दुनिया के साथ तालमेल बिठाए रहता था, उसके परिणामस्वरूप वह समझ के एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। दरअसल यह एक ऐसी चीज थी जो केवल एक अमर साधक ही प्राप्त कर सकता था, जिसने समझ के एक बहुत ही ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लिया हो। जब कोई हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकता है और हमेशा दाव के साथ तालमेल बिठा सकता है, तो ये स्वाभाविक ही था कि उसे दाव के सच्चे अर्थ के बारे में कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त होंगी। उसकी समझ का स्तर बढ़ गया था। इस प्रकार अब उसके जलज्वाला कमल की शक्ति स्वाभाविक रूप से पहले से कहीं अधिक थी। उसकी घातक पीसने की शक्ति ही शायद शीर्षस्थ जियांटियन विशेषज्ञों को भी पल भर में छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देती। डार्कनॉर्थ तलवार। जलज्वाला कमल के भीतर निंग ने एक डार्कनॉर्थ तलवार निकाली। लालसा वर्षा रेखा। निंग ने धीरे से खुद से कहा। हर बार जब वह इस तकनीक का इस्तेमाल करता तो अपनी माँ के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता था। ये तकनीक उसने अपनी माँ के लिए असीम लालसा के कारण विकसित की थी। बारिश की हर बूंद की एक दूसरे के लिए तड़प ही थी, जिससे बारिश की एक रेखा बन जाती थी। पिछले 5 सालों में निंग ने दाव के बारे में जो अंतर्दृष्टि हासिल की थी, उसके फलस्वरूप उसने कई तकनीकें विकसित की, लेकिन यह उन सभी में सबसे शक्तिशाली थी। इस तकनीक में एक असीम शक्तिशाली लालसा समाहित थी। इसका जन्म रेनड्रॉप सूत्र से हुआ था, लेकिन इसने रेनड्रॉप सूत्र को बहुत पीछे छोड़ दिया था। स्विश। निंग ने एक साथ 2 डार्कनॉर्थ तलवारों से वार किया और वाटरफ्लेम लोड्स को भेदते हुए आगे निकल गया, जो एक साए की तरह लग रहा था। निंग की तलवारों को जरा भी नहीं रोक रहा था। निंग की तलवारें किसी माँ के दुलार की तरह लग रही थीं, अपने भीतर असीम लालसा समेटे हुए। जैसे ही उन्होंने अपार प्राकृतिक शक्ति को जगाया, जो सीधे दोनों तलवारों पर एकत्रित हो गई। इस तकनीक को देखने वाला कोई भी व्यक्ति अनजाने में अपने दिल में एक खट्टी भावना महसूस करेगा, एक शक्तिशाली अंतहीन लालसा महसूस करेगा। चटका। कई बेलें तुरंत टूट गईं। हालांकि वे बहुत मजबूत थीं, फिर भी वे कटी हुई थीं। निंग की सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी तकनीक के सामने जिफू शिष्य म्यूज की तकनीक निंग को रोक नहीं पाई। दरअसल इसका पहला कारण ये था कि निंग की तलवारबाजी पहले ही ज्यादातर जिफू शिष्यों से कहीं आगे निकल चुकी थी। बहुत मुमकिन है कि कई वानशियांक सिद्ध भी इस मामले में उसके बराबर न हों। दूसरा कारण ये था कि निंग का फेंट गॉड शरीर बहुत शक्तिशाली था, किसी प्रारंभिक फेंट गॉड जिफू शिष्य के बराबर। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी और उसकी तलवारबाजी इतनी जबरदस्त थी, उसे काबू में करना किसी भी तकनीक के लिए कितना मुश्किल होगा। तलवार की रोशनी चमकी और नाची, जिससे बेतहाशा मुड़ती हुई कई लताओं के टुकड़े टुकड़े हो गए। निंग अपनी तलवार की रोशनी का पीछा करते हुए आकाश में ऊपर उठा, धरती को चीरता हुआ जमीन की सतह पर पहुंच गया। टकराना। जैसे ही जी कबीले के लोग चिंतित होकर जमीन की ओर, उस गड्ढे में जहां से रतन की बैलें गायब हो गई थीं, देख रहे थे, अचानक सैकड़ों मीटर दूर जमीन फट गई और तलवार की रोशनी की एक किरण आसमान में उड़ गई। एक फर पोशाकधारी युवक तलवारें लिए, जिसका शरीर अग्नि जल कमल से घिरा था, अचानक ऊपर आया और जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे संभव है? डोंग जिकी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हो सकता है कि दूसरे लोग उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की इस तकनीक को न समझ पाएं, लेकिन वह इसे बहुत अच्छी तरह समझता था। इस तकनीक का अचानक हमला, किसी के लिए भी इसे भेद पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई कामयाब भी हो जाए तो बहुत कोशिश करने पर ही। क्या जी निंग ने तोड़ दिया? जिकी के पीछे खड़ा हट्टा कट्टा आदमी घूरते हुए गुर्राया। ये कैसे हो सकता है? मैं एक फेंट गॉड साधक हूँ, लेकिन अगर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज ने मुझे पकड़ लिया तो मैं भी तोड़ नहीं पाऊंगा। जूनियर प्रशिक्षु जू सान 5 में से सबसे नया जिफू शिष्य था, जिसने हाल ही में अपना वायलट पैलेस स्थापित किया था। वह एक प्रारंभिक जिफू शिष्य तो था, लेकिन वह एक फेंट गॉड साधक था। एक प्रारंभिक फेंट गॉड साधक होने के नाते उसकी युद्ध शक्ति भी अद्भुत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे उसे घायल करते हैं, लेकिन अगर वह किसी और पर वार करता तो वह व्यक्ति मर जाता। फेंट गॉड साधकों को यही फायदा होता था। अगर वह बाद के चरण का फेंट गॉड जिफू शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षण लेता तो डोंग जिकी भी उसे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहकर संबोधित करता। उसने तोड़ दिया। उसकी क्या उम्र है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज की असंख्य प्राचीन हरी बैलें तकनीक यूं ही टूट गई। हरे बालों वाले उस नर नारी जोड़े ने भी घूरकर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। उनके समूह में म्यूज का दर्जा जिकी के बाद दूसरे नंबर पर था, खासकर उसकी ताकत की वजह से। खास तौर पर असंख्य प्राचीन हरी लताओं से घात लगाने की उसकी क्षमता ने दूसरे साथी शिष्यों को उसके प्रति असीम श्रद्धा का अनुभव कराया था।
उन हरी लताओं की प्रतिबंधक शक्ति वाकई जबरदस्त थी। एक फेंटकोट जिफू शिष्य शारीरिक रूप से कितना शक्तिशाली था, और फिर भी ऐसा व्यक्ति भी उसे भेद नहीं पाया। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे तोड़ा था वह सिर्फ 16 साल का था। चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, ये बहुत। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि निंग की शारीरिक शक्ति उनके कनिष्ठ शिष्य भाई जू सान के बराबर थी। तलवारबाजी में अपनी दक्षता के स्तर के मामले में वह जू सान से कई स्तर आगे था। जी निंग, जी नाइन फायर, जी ट्रूकी, ग्रैनी शैडो और जी कबीले के बाकी सदस्य निंग को आश्चर्य और खुशी से घूर रहे थे। साथ ही स्नो ड्रैगन पर्वत के 5 जिफू शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य और विस्मय के भाव देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। साथ ही जी कबीले के लोग निंग की शक्ति देखकर दंग रह गए। नाइन फायर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन आह भरी कि उसे लग रहा है कि वह इस बच्चे को लेकर और भी ज्यादा हैरान होता जा रहा है। निंग के चारों ओर का जलज्वाला कमल गायब हो गया और वह उसके पास चला गया। जी निंग, एक कर्कश आवाज गूंजी। निंग ने मुड़कर देखा। दूर से एक धूसर वस्त्र पहने, राख से सफेद पीला चेहरा लिए डोंग जिकी के पास खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी निंग को घूर रहा था। तुम्हारी उस तलवारबाजी का नाम क्या है, लालसा? निंग ने धीरे से कहा। रेन लाइन, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति अविश्वास से आंखें फाड़े देखता रहा। तुम्हारे जी कुल की रेनड्रॉप सूत्र की रेन लाइन तकनीक की शक्ति इतनी महान है। वह रेनड्रॉप सूत्र की 9 तलवारों की मुद्राओं से भली भांति परिचित था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, निंग ने बिना कुछ बताए ठंडी आवाज में कहा। इस तलवार तकनीक का जन्म रेनड्रॉप सूत्र से हुआ था, लेकिन यह अब अतीत की रेन लाइन तकनीक के समान नहीं थी। पुस्तक 5, अध्याय 18, जी कुलों की रियायत। रेन लाइन, डोंग जिकी ने भी धीरे से बुदबुदाया। उसके पीछे खड़े 4 जिफू शिष्य अभी भी सदमे में थे। ये जी निंग अनुमान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिकी ने सोचा। ये सिर्फ 16 साल का है, लेकिन मेरा छोटा प्रशिक्षु भाई म्यूज भी इसे हरा नहीं सकता। ज्यादा संभावना है कि सिर्फ मैं ही इसे मार पाऊंगा। अगर उसे खुद हमला करना हो तो उसे अपनी 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना का इस्तेमाल करना होगा। एक बार यह संरचना प्रकट हो जाए तो दोनों पक्ष मौत तक लड़ेंगे और स्थिति को संभालने का कोई मौका नहीं होगा। डोंग जिकी बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन वह ये भी समझता था कि जी कबीले की शक्ति भी कमजोर नहीं है। अगर वे सचमुच एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो उसकी टीम अपने 5 जिफू शिष्यों में से 1 या 2 को खो देगी। यदि वह दूसरे पक्ष को बढ़ती कठिनाइयों के सामने पीछे हटने दे तो ये सर्वोत्तम होगा। जी निंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा। जी कबीले के सभी लोग निंग की ओर देखने लगे। क्या तुम ठीक हो? जी यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। ये देखकर कि उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है, वह निश्चिंत हो गया। डोंग जिकी, दादी छाया ने उग्र स्वर में कहा। इसका क्या मतलब था? तुमने अचानक हमारे जी कबीले के एक सदस्य पर हमला कर दिया। हम सब वहाँ मौजूद हैं, फिर भी तुम इतनी जल्दबाजी में ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर रहे हो। आपके स्नोड्रैगन माउंटेन कबीले के लोग बहुत जंगली और बेलगाम हैं। जी कबीले के सभी लोग बहुत गुस्से में थे, फिर भी उन्होंने खुद को हमला न करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार विरोधी स्नोड्रैगन पर्वत के ही थे। हा, डोंग जिकी बस हंस पड़ा। अचानक हमला, ये तो बहुत घटिया बात है। मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने बहुत पहले सुना था कि आपके जी कुल ने एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति को जन्म दिया है, और हमारे स्नोड्रैगन पर्वत के कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई बेईज़िशान की भी उसी के हाथों मृत्यु हो गई थी। आज जब हमने इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा तो उसके हाथ खुजली करने लगे और वह थोड़ा मुकाबला करना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे स्नोड्रैगन पर्वत के एक जिफू शिष्य को आपके जी कुल के किसी सदस्य के साथ मुकाबला करने से मना किया गया हो? आप इसे स्पर कहते हैं? दादी छाया ने भयंकर कर्कश आवाज में कहा। स्वाभाविक है, जीकी ने कहा। और अब ऐसा लगता है कि आपके जी वंश का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वाकई बहुत जबरदस्त है। वह मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की तकनीक को भेदने में सक्षम था। सराहनीय। दादी साया के पेट में एक भयंकर क्रोध उमड़ रहा था। वह लगभग 4 शताब्दियों से जीवित थी, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह क्रोधित नहीं हुई थी। अगर उसे रोकने वाली कोई और चीज न होती तो वह बहुत पहले ही हमला कर देती, लेकिन बाकी जी कबीले की खातिर उसे ये सहना पड़ा। जिकी की आंखों में एक क्रूर भाव तैर गया और उसने ठंडी सांस ली। छोड़ो लड़ाई की बात, अगर हम सचमुच उस जी निंग को मार भी दें तो तुम्हारा जी कबीला क्या करेगा? डोंग जिकी की ठंडी भयावह निगाहें जी कबीले के लोगों के इस समूह पर घूम गईं और उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान खेल रही थी, जिससे जी कबीले के लोग और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। अहंकार से फूला हुआ जिकी जो कर रहा था वह अहंकार से फूला हुआ था, जी कबीले के लोगों को पूरी तरह से दबाने के इरादे से। कुलपति ट्रूकी अब सचमुच क्रोधित हो गया था और चिल्लाया, हमारा जी कबीला खुद पर इस तरह आसानी से अत्याचार नहीं होने दे सकता। मैं घुटनों के बल मरने के बजाय लड़ता हुआ जीना पसंद करूंगा। हमारे जी कबीलों ने एक के बाद एक रियायतें दी हैं, लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत लगातार आगे बढ़ रहा है और हम पर दबाव बना रहा है। क्या वे सचमुच हमारे जी कबीलों को मिट्टी का बना हुआ समझते हैं ताकि वे अपनी मर्जी से उसे ढाल सकें? चलो हम उन पर पूरी तरह से टूट पड़ें। आज उनमें से 5 आए, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनमें से कम आधे मर जाएं। चलो पूरी ताकत लगा दें। कुलपति चलो पूरी ताकत लगा दें। वे हमारे जी कबीले को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, हम भी उन्हें जीने नहीं देंगे। तुरंत ही जी कबीले के कई लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। इससे डोंग जिकी और उसके 5 लोगों का समूह थोड़ा चौंक गया।
स्नोड्रैगन पर्वत सचमुच शक्तिशाली था, लेकिन यह मुख्य संप्रदाय की बदौलत था। स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा अपने आप में जीवंश से ज्यादा शक्तिशाली थी, ये सच है, लेकिन केवल एक हद तक। आखिरकार सभी के पास ज्यादा से ज्यादा जिफू शिष्य स्तर के योद्धा ही थे। अगर वे सचमुच पूरी ताकत से लड़ते तो स्नोड्रैगन पर्वत जीवंश का सफाया कर भी देता, तो भी स्वेलो पर्वत शाखा को भारी नुकसान होता। अपना मुंह बंद करो। नाइनफायर मुड़ा और अपनी की के माध्यम से मन ही मन चिल्लाया। उसकी आवाज कबीले के प्रत्येक सदस्य के कानों में गूंज रही थी। सभी कबीले के लोग जी नाइनफायर की ओर देखने लगे। वे क्या चर्चा कर रहे हैं? उस बलिष्ठ युवक जूसान ने मन ही मन स्नोड्रैगन माउंटेन के अन्य सदस्यों से पूछा। ये स्थानीय गंवार दूसर वस्त्रधारी म्यूज ने जवाब भेजा। ये कबीलों में जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं, जहां झुकने की बजाय टूटना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इन्हें ज्यादा मजबूर करेंगे तो ये पूरी ताकत लगा देंगे। हमने इन पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाला है, इसलिए ये अब जवाबी कार्रवाई करने लगे हैं। डोंग जिकी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। चिंता की कोई बात नहीं। नाइनफायर एक बूढ़ा आदमी है जो लगभग 4 शताब्दियों से जीवित है। वह बहुत चालाक है। वह उन दूसरे कुलों के लोगों से बहस करेगा और उन्हें रोकेगा। जी कबीले के लोग मन ही मन एक दूसरे से गुप्त रूप से बातें कर रहे थे। स्नोड्रैगन माउंटेन हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। सच है, नाइनफायर ने मन ही मन कहा। लेकिन चाहे वे कितने भी घमंडी क्यों न हो, हमें सहना ही होगा। या हम सचमुच उनसे लड़ेंगे, लेकिन कुलपति, हम ग्रैंड जिया राजवंश के साथ एक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तब तक हमें ग्रैंड जिया राजवंश का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और हमें इस मौलिक अयस्क खदान का 30% भी मिल जाएगा। जी वंश के एक हृष्ट-पुष्ट सदस्य ने मन ही मन संदेश भेजा। मूर्ख, नाइनफायर ने जवाब दिया। महान जिया राजवंश के साथ हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हमें पहले एक रिपोर्ट बनानी होगी, जिसके बाद महान जिया राजवंश का एक दिव्य दूत इस तात्विक अयस्क खदान का निरीक्षण करने आएगा। हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर केवल अंत में ही होंगे। इस प्रक्रिया में समय लगता है। इतने लंबे समय के दौरान हमारे जी वंश के विनाश का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। एक मौलिक अयस्क खदान के 30% हिस्से के लिए पूरे कबीले को विनाश के खतरे में डाल दोगे? नाइनफायर चिल्लाया। मूर्खता, सरासर मूर्खता। और अगर हम सचमुच एक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने में सफल भी हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रैंड जिया राजवंश हमारे जी कबीले की 1000 साल तक रक्षा करता है, तो उस 1000 साल के बाद क्या होगा? तब तक स्नोड्रैगन पर्वत हमारे जी कबीले से बदला लेने आ जाएगा और हमारा कबीला फिर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ये पूरी मौलिक अयस्क खदान स्नोड्रैगन पर्वत को दे दूंगा। लेकिन ये बहुत क्रोधित करने वाला है, बहुत। हर जी वंश के लोगों का दिल क्रोध से जल रहा था, चाहे हम कितने भी गुस्से में हों और इसे स्वीकार करने को तैयार न हों। जी वंश की खातिर हमें ये सब सहना ही होगा। नाइनफायर ने मन ही मन आह भरी। जब तक जी वंश का अस्तित्व बना रहेगा और वह फलता फूलता रहेगा, तो क्या हुआ अगर हमें कुछ दुर्व्यवहार सहना पड़े? अगर आपको किसी को दोष देना ही है, तो हमें दोष दीजिए कि हम पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई किस्मत का परिणाम है, लेकिन हम इस तात्विक अयस्क खदान को स्वीकार और उपयोग करने में असमर्थ हैं। नाइनफायर ने निंग की ओर देखा। जी निंग, आप हमारे जी कबीले की स्थापना के बाद से अब तक की सबसे अद्भुत प्रतिभा हैं। अगर आप निरंतर विकास करती रहेंगी, तो वांशियांक सिद्ध बनना भी लगभग तय है। सभी कबीले के लोग निंग की ओर देखने लगे। उनकी आंखें आशा और लालसा से भरी हुई थीं। सही, जी वंश के भविष्य में यश प्राप्ति की आशाएं उसी पर टिकी थीं। केंद्रीय प्रांत के इन जियांटियन जीवों को पहले निंग की शक्ति पर कुछ संदेह था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उसके बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। लेकिन अब उन्होंने निंग को अपनी कुछ शक्तियां प्रकट करते हुए देखा था। उसने स्नोड्रैगन पर्वत के एक शक्तिशाली जिफू शिष्य विशेषज्ञ की तकनीक को भी तोड़ दिया था। निंग सिर्फ 16 साल का था। जब उन्होंने निंग की क्षमता के बारे में सोचा, तो वे सभी उत्साहित हो गए। लेकिन कोई कितना भी महान प्रतिभाशाली क्यों न हो, मरने के बाद वह प्रतिभाशाली नहीं रह जाता। नाइनफायर ने निंग की ओर देखा। हमारे जी वंश की खातिर तुम्हें जीवित रहना होगा और लंबी उम्र जीनी होगी। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसे एक व्यक्ति का ख्याल आया। जलीय जागीर का चौथा गुरु, प्राचीर। वह व्यक्ति जो इतने सारे प्रतिस्पर्धियों के बावजूद अमर जुहुआ का निजी शिष्य बनने में सफल रहा था। उसकी प्रतिभा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु एक वांशियांक सिद्ध के रूप में हुई थी। हम जी कबीले के सदस्य आज जो अपमान सहे हैं, उसे हमेशा याद रखेंगे। नाइनफायर ने कबीले के हर सदस्य की ओर देखा। हमें मजबूत होना होगा। मजबूत होने के बाद कोई भी हमारा अपमान करने या हमें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। सभी कबीले के लोगों ने सिर हिलाया और निंग ने भी सिर हिलाया। डोंग जिकी और उसके 5 जिफू शिष्यों का समूह बस किनारे से देख रहा था। जी कुल के सभी लोगों ने अपने गुस्से को बलपूर्वक नियंत्रित किया और निगल लिया। उनके चेहरों के भाव देखकर वे हंसी रोक नहीं पाए। ऐसा उन्होंने कई बार देखा था। अतीत में जब उन्होंने मुख्य संप्रदाय के आदेशों पर काम किया था, तो उन छोटे कबीलों और कुलों को स्नोड्रैगन पर्वत के सामने अपनी कमर झुकाकर सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डोंग जिकी, नाइनफायर ने अपना सिर घुमाकर जिकी और अन्य लोगों की ओर देखा। बातचीत खत्म। जिकी ने नाइनफायर की ओर देखा। लेकिन नाइनफायर, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक शासन पत्र सौंपना ही होगा। अगर तुम इसे नहीं सौंपोगी, तो तुम्हारे जी वंश का विनाश निश्चित है।
जी कबीले के सदस्य बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को नियंत्रित कर पा रहे थे, जो अब उनके चेहरों पर झलक रहा था। क्या उन्हें आधिकारिक आदेश सौंपना पड़ा? क्या यह उनके जी कबीले को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसा नहीं था? नाइनफायर ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा देखने में भद्दा लग रहा था। एक एक शब्द बोलते हुए उसने कहा, मेरा जी वंश सरकारी हुक्म छोड़ सकता है और यह जमीन छोड़ सकता है। यह जमीन पूरी तरह स्नोड्रैगन पर्वत की होगी। क्या? सब लोग दंग रह गए। निंग भी हैरानी से कुलपति को देख रहा था। नाइनफायर लगातार बोलती रही, हर शब्द को धीरे धीरे बोलती रही। लेकिन आपके स्नोड्रैगन पर्वत को हमारे जी वंश को भी एक आधिकारिक आदेश देना होगा, ताकि हमारे जी वंश को प्रतिरोध करने का एक स्थान मिल सके। हम अपने 10,000 तलवारों वाले शहर के लिए इस आधिकारिक आदेश का इस्तेमाल ग्रैंड जिया राजवंश के एक बड़े कमांडरी शहर के एक और आधिकारिक आदेश के बदले में करेंगे। हमारा जी वंश अपनी मातृभूमि छोड़कर जाने को तैयार है। पुस्तक 5, अध्याय 19, पृथक्करण। क्या वे अपनी मातृभूमि से मुंह मोड़कर चले जाएंगे? जी निंग ने अपने दिल की अनिच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। वह तैयार नहीं था, वह सचमुच तैयार नहीं था। लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास के कबीले के सभी सदस्य, उसके पिता जी ट्रूकी, ब्रैनी शैडो और बाकी सब चुप थे। जब तक जी कबीला जीवित और समृद्ध बना रहेगा, तब तक वे अपनी मातृभूमि से विदा होने तक को सहन करने को तैयार रहेंगे। जब तक स्नोड्रैगन पर्वत एक आधिकारिक आदेश सौंप देगा, नाइनफायर ने धीमी आवाज में कहा, तब हमारा जी कबीला तुरंत 10,000 तलवारों वाले शहर के लिए आधिकारिक आदेश सौंप देगा। आधिकारिक रिट। दूरी पर डोंग जिकी और अन्य 5 एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिकी, हमें क्या करना चाहिए? हरे बालों वाली महिला ने मन ही मन पूछा। कोई सरकारी आदेश सौंप दोगे? जिकी ने हरे बालों वाली महिला की ओर देखा। जूनियर प्रशिक्षु बहन हे जिंग, क्या तुम एक सौंप दोगी? हरे बालों वाली महिला ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये जिफू शिष्य, जिन्होंने मुख्य संप्रदाय को छोड़कर स्वतंत्र रूप से शाखाएं स्थापित की थीं, वे सभी ऐसे थे जिनमें ज्यादा क्षमता नहीं थी और उन्हें संप्रदाय के बाहरी सदस्य माना जा सकता था। स्वेलो पर्वत क्षेत्र में उन्होंने जिन ग्रैंड जिया राजवंश के सेनापति नगरों पर कब्जा किया था, वे भी उनकी नींव थे। यही उनके कई कबीलों की नींव भी थे और उनकी सेनाएं बहुत पहले वहां एकत्रित हो चुकी थीं। वे उन्हें कैसे छोड़ सकते थे? आधिकारिक रिट सौंपें, इसे कौन सौंपेगा? तात्विक अयस्क खदान मुख्य स्नोड्रैगन पर्वतीय संप्रदाय को दी जाएगी। हम बलिदान क्यों दें? हमारे कबीले बलिदान क्यों दें? हर एक कमांडरी शहर में 3 जिफू शिष्य होते थे। आधिकारिक आदेश को त्यागने से पहले उन सभी की सहमति जरूरी थी। लेकिन इतने सालों में बनाए गए अपने आधार को कौन त्यागने को तैयार होगा? हम अपना शहर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे इलाकों में हमारे साथी शिष्य अपना एक कमांडरी शहर हमें सौंपने को तैयार हों? जिकी ने सिर हिलाया। हमारे स्नोड्रैगन पर्वत की कई शाखाएं हैं और उन शाखाओं के साथी शिष्य हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। वे इतने दयालु कैसे हो सकते हैं कि हमारे लिए एक कमांडरी शहर छोड़ दें? कम से कम हमारे जू कबीले के लिए तो यह नामुमकिन है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और कबीले में मेरे चाचा भी इससे सहमत नहीं होंगे। हटे कट्टे आदमी ने जल्दी से कहा। छोड़ो भी, मुझे यकीन नहीं है कि जी कबीला सचमुच विरोध करने की हिम्मत करेगा। सही, हरे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। जी कबीले पर दबाव डालो। अगर उन्होंने विरोध किया तो हम उनके कबीले का सफाया कर देंगे। अगर उन्होंने हमारी बात मानी तो वे जिंदा बच पाएंगे। मुझे विश्वास है कि जी कबीले को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसा पहली बार नहीं किया है। हटे कट्टे आदमी, जूसान ने भी सिर हिलाया। तो फिर हम यही करेंगे। ग्रे रोब वाली म्यूज ने भी सिर हिलाया। डोंग जिकी ने अपने 4 साथी शिष्यों की ओर देखा। हालांकि स्वेलो माउंटेन शाखा के सभी सदस्य नहीं आए थे, क्योंकि आखिरकार वे सिर्फ एक मौलिक अयस्क खदान के लिए सभी को बुला तो नहीं सकते थे। फिर भी ये 5 स्वेलो माउंटेन शाखा के विभिन्न आंतरिक गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, जिकी ने सिर हिलाया। तो फिर हम यही करेंगे। जैसा कि जूनियर प्रशिक्षु भाई जूसान ने कहा था, ये पहली बार नहीं है जब हमने ऐसा किया है। स्नोड्रैगन पर्वत की कई शाखाएं थीं। इतनी सारी शाखाओं के होते हुए भी वे इतने सारे कमांडरी शहरों पर कब्जा कैसे कर पाए? हर एक के लिए लड़ते हुए, यह पागलपन था। वे कसाई की तलवार और अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल एक साथ दूसरों को डराने के लिए कर सकते थे। सच तो ये है कि अंततः अधिकांश कबीले दांत पीसकर और क्रोध को निगलकर स्वेच्छा से अपने आधिकारिक अधिकार त्यागकर और आज्ञाकारी रूप से चले जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कभी कभी कुछ लड़ाइयां भी होती थीं, क्योंकि कोई निरपेक्षता नहीं थी। हालांकि डोंग जिकी को पूरा विश्वास था कि उसके पक्ष की शक्ति निश्चित रूप से जी कबीले से बेहतर थी। जी कबीला इंतजार कर रहा था। हालांकि उन्हें दिल का दर्द और अनिच्छा महसूस हो रही थी। निंग और बाकी सभी लोग अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगे थे। जब तक जी कबीला जीवित रहेगा, तब तक सब कुछ सार्थक रहेगा। जी कबीला स्नोड्रैगन पर्वत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। ठीक है, जिकी ने हल्की सी खर्राटे भरी। जी नाइनफायर। जी कबीले के सभी लोग जिकी की ओर देखने लगे, जबकि नाइनफायर ने जल्दी से कहा, ये जी कबीले की अंतिम पंक्ति है। अंतिम निष्कर्ष। जिकी ठंडी हंसी। अंतिम निष्कर्ष तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। जी नाइनफायर, क्या तुम 10,000 तलवारों वाले शहर के आधिकारिक रिट के बदले किसी और आधिकारिक रिट देना चाहती हो? तुम सच में सपना देख रही हो? अभी मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प ये है कि तुम मेरे स्नोड्रैगन पर्वत की अवहेलना करो और तुम्हारा जी वंश विनाश की प्रतीक्षा करे। दूसरा विकल्प ये है कि तुम 10,000 तलवारों वाले शहर को आधिकारिक रिट सौंप दो।
हमारा स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय तुम्हारे जी वंश को इस क्षेत्र में रहने की अनुमति देगा। तात्विक अयस्क खदान पूरी तरह से खोदे जाने के बाद हम 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक रिट तुम्हें लौटा देंगे। यह मेरा वादा है। डोंगजी की जी कबीले के हर सदस्य के चेहरे बदल गए। क्या वादा करना? क्या बकवास वादा था। वादे का क्या मतलब था? बस कुछ खोखले शब्द कहकर वह जी कबीले से अपनी आधिकारिक सत्ता सौंपने की मांग कर रहा था। ज़ीकी नाइनफायर क्रोधित और उन्मत्त दोनों था। अपना मुंह बंद करो, ज़ीकी ने तीखी आवाज में कहा। उसकी ठंडी भयावह आंखें नाइनफायर को घूर रही थीं। तुम्हें बस चुनना है, जीवित रहना है या फिर नष्ट हो जाना है। ये फैसला तुम्हें करना है जी नाइनफायर। अगर तुम अपने कुल का विनाश चुनते हो तो मेरे 8 ट्रिग्राम ड्रैगन ब्लड फॉर्मेशन को सचमुच खून बहाए हुए बहुत समय हो गया है। उसके साथ खड़े बाकी 4 ज़िफू शिष्यों की आंखों में क्रूर भाव थे। वे मुख्य संप्रदाय में ही जन्मे थे और प्रत्येक ने कुछ शक्तिशाली तकनीकें सीखी थीं। उनकी क्षमताएं सामान्य स्थानीय विशेषज्ञों की क्षमताओं से कहीं बेहतर थीं। अगर उन्हें सचमुच पूरी ताकत से लड़ना होता तो उनके मुख्यालय में 3 और ज़िफू शिष्य होते। कुल मिलाकर उनके पास 8 ज़िफू शिष्य थे। चुने, डोंगज़िकी ने ठंडे स्वर में कहा। जी कबीले के कुछ लोग इतने क्रोधित थे कि वे कांप रहे थे। कुलपिता, कुछ कुल के लोगों ने ऊंची आवाज में पुकारा। नाइनफायर ने वीरतापूर्वक चीखते हुए अपना सिर उठाया। मैं जी नाइनफायर जी वंश के पूर्वजों से मिलकर शर्मिंदा हूँ। निंग ने अपने दांत पीस लिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जहां तक दूर बैठे डोंगज़िकी और बाकी 4 लोगों की बात है, वे ये सब देखकर अपने चेहरों पर ठंडी मुस्कान लिए हुए थे। अपनी पैतृक मातृभूमि को छोड़ने का फैसला वाकई किसी को अपने पूर्वजों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस कराएगा। लेकिन क्या ये स्थानीय गंवार विरोध करने की हिम्मत कर पाएंगे? विरोध का मतलब मौत था। मरो। नाइनफायर ने अचानक 6 काले गोले फेंके जो प्रकाश की 6 किरणों में बदल गए और डोंगज़िकी के 5 लोगों के समूह के ठीक सामने उड़ गए। थंडरफ्लेम मोती। डोंगज़िकी और बाकी 4 लोग बहुत चौंक गए। चूंकि वे मुख्य संप्रदाय से आए थे, उन्होंने इन बेहद खतरनाक और भयावह वज्रज्वाला मोतियों को तुरंत पहचान लिया। इनमें बिजली और आग जैसी शक्ति थी और बेहद विस्फोटक शक्ति थी। एक बार जबकि उन्हें विस्फोटित कर देता तो वे तुरंत विस्फोटित हो जाते और विस्फोटों की शक्ति बहुत ही भयावह होती। इतनी नजदीकी से 6 वज्रज्वाला मोतियों का अचानक विस्फोट ज़िफू शिष्यों की भी मौत का कारण बन सकता था। इन स्थानीय गंवार कुलों के पास वाकई कुछ खजाने हैं। वे एक ही बार में 6 थंडरफ्लेम मोती फेंकने में सक्षम हैं। ज़ीकी जब बेतहाशा बचकर भाग रहा था तब भी यह विचार उसके मन में कौंध रहा था। स्नोड्रैगन पर्वत के 5 ज़िफू शिष्य शीघ्र ही अलग अलग दिशाओं में चले गए। बूम, गड़गड़ाहट और आग की लपटों के शक्तिशाली विस्फोट हुए और बिजली के चकाचौंध करने वाले सांप हर दिशा में फूट पड़े और लपटें पूरे क्षेत्र को जलाने लगीं, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। ये शक्ति वाकई आश्चर्यजनक रूप से प्रचंड थी। उठो। नाइनफायर की आंखों में घोर क्रूरता थी, जिसने अभी अभी उन 6 थंडरफ्लेम मोतियों को फेंका था। स्वूश। अचानक आसपास के वीरान पहाड़ी जंगल धुंध और कोहरे से घिर गए। हर जगह धुंध और कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था और निंग भी नंगी आंखों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी तक ही देख पा रही थी। अच्छा नहीं। डोंगज़िकी, जो अभी अभी पिछले हमले से बच निकला था और काफी आत्मसंतुष्ट और तिरस्कारपूर्ण महसूस कर रहा था, ने अचानक कहीं से प्रकट हुई धुंध देखी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। एक भयावह संरचना। उस धूर्त बूढ़े ने वो 6 थंडरफ्लेम मोती हमें मारने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए फेंके थे कि हम पांचों आपस में कुछ दूरी बना लें। ज़ीकी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह अपने चारों ओर छाई घनी धुंध को घूर रहा था। वह नंगी आंखों से सिर्फ 6 मीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था। इससे पहले थंडरफ्लेम मोतियों का सामना होने पर वे सभी पूरी ताकत से चकमा देकर जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार उन सभी सह शिष्यों ने एक दूसरे के बीच दसियों मीटर की दूरी बना ली थी। जब तक वे इस भ्रामक संरचना में एक दूसरे से 15 मीटर से ज्यादा दूर रहते, तब तक वे संरचना के स्वामी से प्रभावित होते रहते, जिसके परिणामस्वरूप वे एक दूसरे से और दूर होते जाते। ये जी नाइनफायर हम पांचों को पूरी तरह से अलग करने की योजना बना रहा है। ज़िकी उन्मत्त और क्रोधित था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, दूर से एक आवाज गूंजी। यह एक विस्मयकारी संरचना है। हम सब अलग हो गए हैं। जी नाइनफायर, वह बूढ़ा, हमें एक एक करके मारने की योजना बना रहा है। वे निश्चित रूप से कई ज़िफू शिष्यों को सेना में शामिल करके हम सभी के खिलाफ एक एक करके लड़ने के लिए तैयार करेंगे। यद्यपि वह ध्वनि सुन सकता था, लेकिन उस विस्मयकारी संरचना के भीतर दिशाएं लगातार बदल रही थीं और इसलिए वह यह नहीं बता सका कि यह कहां से आ रही थी। साथ ही प्रशिक्षु जूसान, म्यूज, हेफोंग और हेजिंग, क्या आप सभी एक साथ हैं? ज़िकी ने घबराहट में पुकारा। मैं अपने बड़े भाई के साथ हूँ। एक महिला की आवाज गूंजी। मैं अकेला हूँ। मैं भी अकेला हूँ। बाकी 2 आवाजों ने ज़िकी का दिल ठंडा कर दिया। वह समझ गया कि हालांकि हेफोंग और उसकी बहन साथ थे, जूसान, म्यूज और ज़िकी खुद पूरी तरह से अलग हो चुके थे और अगर दोनों हे भाई बहन मिलकर भी जी कबीले ने एक साथ हमला किया तो वे भी बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। इस बार तो मैं सचमुच उस बुड्ढे के जाल में फंस गया हूँ। ज़िकी गुस्से से पागल और क्रोधित था, लेकिन उसने पहले से ये ताना बाना कैसे बना रखा होगा। स्नोड्रैगन पर्वत के 5 ज़िफू शिष्य उस भयावह संरचना के कोहरे में एक दूसरे से अलग होकर दहशत में थे। इस समय जी वंश का पक्ष उत्साहित और स्तब्ध था। कुलपति, आपने अचानक हमला क्यों किया और ये
इस संरचना के साथ क्या हो रहा है? सभी कबीले के लोग स्तब्ध रह गए। नाइन फायर ने सबको अपनी नजरों से देखा, फिर गुर्राया, मेरा जी कबीला उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। वे हमारे सिर पर इस हद तक सवार हैं कि हमारे मुंह पर पेशाब और मलमूत्र भी कर रहे हैं। हम और कैसे सह सकते हैं? कायरों की तरह चुपचाप भागने के बजाय आइए जी भरकर लड़ें। अंत में मेरे जी कबीलों के पास फिर भी एक मौका होगा। मेरे आदेशों का पालन करो। नाइन फायर ने आदेश दिया। सभी कुल के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। नॉर्थविंड, तुम जी मो और बाकियों को लेकर तुरंत हमारे पक्षियों पर सवार हो जाओ और स्वेलो माउंटेन को 3 अलग अलग धाराओं में चुपके से छोड़ दो। नाइन फायर ने कहा, ये जी वंश की वंशावली को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी विंटरपूल, तुरंत स्वेलो माउंटेन सिटी जाओ और ग्रैंड जिया राजवंश को ये सूचना दो कि जी वंश के क्षेत्र में एक मौलिक अयस्क खदान का पता चला है। मैं ये कार्य तुम्हें सौंपता हूँ। याद रखना, कई दूतों का प्रबंध करना। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम एक समूह स्वेलो माउंटेन सिटी पहुँच जाए। हाँ, नाइन फायर ने बाकी लोगों को अपनी नजरों से देखा। बाकी सभी जो जिफू शिष्य स्तर के नहीं हैं, वे 10,000 तलवारों वाले शहर में लौट जाएं। ये जगह हमारे लिए छोड़ दो। जाओ। धड़ाम से जी कबीले के ये सभी सदस्य घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने नाइन फायर, निंग, ट्रूकीप, यिचुआन की तरफ देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी वे सब जल्दी से वहां से चले गए। हम ही यहाँ बचे हैं। नाइन फायर ने अपनी नजरों से बाकी लोगों को घूरा। स्नोड्रैगन पर्वत के ये 5 घमंडी जिफू शिष्य मेरी टुकड़ी द्वारा पहले ही अलग कर दिए गए हैं। अगर हम उन पर एक एक करके हमला करें तो हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जी निंग, नाइन फायर ने निंग की ओर देखा। तुम हमारे जी कुल की आशा हो और हमारे जी कुल का भविष्य। अगर स्थिति वाकई गंभीर हो जाए तो तुम्हें तुरंत ट्रेसलेस तावीज का इस्तेमाल करके भाग जाना होगा। जब तक तुम जिंदा रहोगी हमारा जी कुल खत्म नहीं होगा। हाँ, निंग ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। तो फिर मारने की तैयारी करो। नाइन फायर जोर से हंसने लगा। मुझे पागल हुए इतने साल हो गए हैं। मैं अचानक बहुत जवान और उत्सुकता से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जैसे पहली बार अपने वैवाहिक बिस्तर में कदम रखा हो। पुस्तक 5, अध्याय 20, प्रत्येक अपनी क्षमताएं दिखा रहा है। पैट्रियार्क, आपको पहले से ही एक संरचना स्थापित करने का विचार कैसे आया? जी ट्रूकी खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। यही सवाल जी निंग और बाकी लोगों के मन में भी था। उनमें से किसी ने भी कुलपति को सेना की स्थापना करते नहीं देखा था, और स्नोड्रैगन पर्वत के जिफू शिष्यों के आने के बाद सेना की स्थापना का समय भी नहीं बचा था। जी नाइन फायर ने अपने सामने खड़े लोगों पर नजर डाली। जब किसी मामले पर विचार किया जाता है तो उसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब मुझे पहली बार इस बात का अंदाजा हुआ कि यह मौलिक अयस्क की खदान कितनी बड़ी है तो मुझे चिंता हुई कि यह स्नोड्रैगन पर्वत के लालच को आकर्षित करेगी। इसलिए मैंने उनसे सावधान रहना शुरू कर दिया। क्या होगा अगर स्नोड्रैगन पर्वत आकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करे? इसलिए मैंने शुरू से ही हमारे आसपास के इलाके में अपनी संरचना स्थापित कर दी। अगर हम लड़ाई में नहीं उलझे तो ठीक है, अगर हम लड़े भी तो स्वाभाविक रूप से हमें ही बढ़त हासिल करनी होगी। और मैंने आप सबको क्यों नहीं बताया? अगर मैंने आपको बताया होता और आप सबको हमारे आसपास की विशाल संरचना के बारे में बताया होता तो क्या आप सब इतना गुस्सा और दुख दिखाते? स्नोड्रैगन पर्वत के लोगों को शायद बहुत पहले ही पता चल गया होता। उन्होंने उस संरचना को ढूंढ लिया होता और उसे तोड़ दिया होता। उल, निंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया, लेकिन निंग भी समझ गया। हालांकि एक बार समझाने के बाद यह कोई अजीब या रहस्यमयी बात नहीं लगी, लेकिन पहले तो इस मौलिक अयस्क खदान के आकार और पैमाने को देखकर हर कोई दंग और चकित रह गया था। हालांकि किसी ने भी पहले कोई संरचना बनाने के बारे में नहीं सोचा था। यह अनुभव और दूरदर्शिता का मामला था। चाहे कुछ भी हो, मेरे कर्मों के कारण मुझे जी वंश के पूर्वजों से मिलने में शर्म आ रही है। मैंने जी वंश को संकट में डाल दिया है। नाइन फायर ने धीमी आवाज में कहा। मैं ये रास्ता बिल्कुल नहीं चुनना चाहती थी। इस रास्ते को चुनने का मतलब है स्नोड्रैगन पर्वत से सीधे युद्ध करना। मेरे जी वंश को जल्द से जल्द ग्रैंड जिया राजवंश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। एक बार जब हम समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हमें कम से कम 1000 साल की सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। मुझे विश्वास है कि 1000 साल बाद हमारा जी वंश प्रमुखता से उभर चुका होगा। भले ही हम अभी भी कमजोर हों, हमारे जी वंश के लिए अपनी व्यवस्था करने के लिए 1000 साल का समय पर्याप्त है। अब चलो उन्हें मार डालते हैं, जितना हो सके। हम जितने ज्यादा मारेंगे हमारे जी कबीले पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। नाइन फायर ने सब पर अपनी नजरें गड़ा दी। दादी शैडो, बूढ़ी नौकरानी आहजिंग, ट्रूकीप, यिचुआन, निंग, ये जी कबीले के शीर्ष योद्धा थे। मैं, शैडो, आहजिंग और निंग मिलकर हे भाई बहनों को मार डालेंगे। ट्रूकीप, यिचुआन, तुम दोनों जू सान से निपटो। हाँ हाँ, सभी ने आदेश स्वीकार कर लिया। शैडो ने जल्दी से पूछा, तो डोंगजिकी का क्या? वह एक विपत्ति की तरह है जो आने ही वाली है। हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसने और म्यूज ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है और अपनी सेनाएं मिला ली हैं। नाइन फायर ने कहा, हम आखिरकार उनसे निपट लेंगे। चलो चलें, मैं तुम्हें कोहरे में से रास्ता दिखाऊंगा। नाइन फायर तुरंत आगे बढ़ा और ग्रैनी, शैडो, आहजिंग और निंग तीनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे चारों जी कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ट्रूकीप और यिचुआन के लिए कोहरे में उनके लिए एक गलियारा स्वाभाविक रूप से बन गया और वे भी तेज गति से आगे बढ़े। गठन के भीतर डोंगजिकी का चेहरा बर्फ सा और भयावह था। मैं सचमुच उस बूढ़े बदमाश की चाल में फंस गया। उसके आसपास कहीं से 8 काले क्रिस्टल बॉल प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक का आकार किसी व्यक्ति की खोपड़ी के बराबर था।
उनके भीतर एक ड्रैकोनिक साई की धुंधली छवि तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उसने जो काला चोगा पहना था उस पर लगे 8 खूनी त्रिग्रामों से तुरंत एक खूनी रोशनी फैल गई। रक्तिम प्रकाश ने उन 8 दूर स्थित काले क्रिस्टल गेंदों को घेर लिया। उठना, ज़ीकी के सामने एक के बाद एक विशाल छायादार रक्तवर्णी ड्रैगन प्रकट हुए। 8 छायादार रक्तवर्णी ड्रैगन थे। वे एक दूसरे के बीच घूमते हुए लगातार उस समूह में विचरण कर रहे थे। साथी शिष्यों, जहां हो वहीं रहो और हिलना मत, ज़ीकी चिल्लाया। साथ ही उसने अपने 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना को नियंत्रित किया और संरचना के दायरे का लगातार विस्तार किया। जैसे जैसे उस संरचना का दायरा बढ़ता गया, वे 8 दूसर रक्त ड्रैगन भी एक बड़े क्षेत्र में तैरने लगे। जल्द ही उस संरचना की चौड़ाई 300 मीटर तक पहुंच गई और पास की म्यूज भी उसमें समा गई। हर दिशा में फैली इस तरह की विशाल संरचना ने ऐसा बना दिया था कि एक विस्मयकारी संरचना में भी कोई पूरी तरह से विस्मित नहीं हो सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ज़ीकी, दूसर वस्त्रधारी म्यूज ने आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता से कहा। 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना की परिधि में लाए जाने पर वह अत्यंत प्रसन्न था। हमारे अन्य साथी शिष्य कहाँ हैं? ज़ीकी ने अपने चारों ओर देखा। यहाँ नहीं, म्यूज ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे 8 त्रिग्राम ब्लड ड्रैगन फॉर्मेशन में अकेला हूँ। डोंग ज़ीकी ने दांत पीस लिए, फिर तुरंत ऊंची आवाज में पुकारा, मैं साथी शिष्य म्यूज के साथ हूँ। हे फांग, हे जिंग, तुम दोनों को सावधान रहना होगा। और जूसान, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, हम भाई बहन उनसे डरते नहीं हैं। अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से एक भी मर जाए। 3 आवाजें गूंज उठीं। धिक्कार है, डोंग ज़ीकी ने दुखी होकर कहा। हम उस बूढ़े बदमाश के जाल में फंस गए, वरना अगर हम पांचों मिल जाते तो जी कबीले जैसे लोग हमें ऐसी स्थिति में कैसे डाल सकते थे? मैं खुद उनमें से आधे से ज्यादा को मार सकता हूँ। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज, असंख्य प्राचीन हरी लताओं की तकनीक में आपकी उपलब्धियां काफी गहरी हैं। अगर आप असंख्य प्राचीन हरी लताओं की तकनीक का इस्तेमाल करें तो क्या आप इस संरचना को तोड़ सकते हैं? ये बहुत मुश्किल होगा। म्यूज ने सिर हिलाया। अगर मैं इसे तोड़ भी पाया तो मुझे बहुत लंबा समय लगेगा और शायद मेरे पास पर्याप्त की ऊर्जा नहीं होगी। जितना हो सके उतना इस्तेमाल करो, ज़ीकी ने कहा। मेरे पास की रिकवरी पिल्स की एक शीशी है, ले लो। ठीक है, म्यूज ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर मैं बचाव पक्ष आपको सौंप दूंगा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। ज़ीकी ने आत्मविश्वास से कहा। तुम मेरे 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन समूह में हो। अगर उनमें से कई एक साथ हमला भी कर दें तो भी मुझे उनसे कोई डर नहीं है। मुझे बस इस बात का डर है कि वे मुझे पकड़ने नहीं आएंगे। कितना घिनौना! अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शुरू से ही उन्हें मारना शुरू कर देता। अब मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। अगर वे सब मिलकर काम करते तो वह अपने 4 साथी शिष्यों के बराबर होता। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। उठना, म्यूज वहीं खड़ा रहा और एक बीज जमीन में गिर गया। वाह! उस बीज से अचानक कई शाखाएं निकल आईं, जो हर दिशा में फैल गईं। भ्रामक संरचनाएं इंद्रियों को भ्रमित कर देंगी, म्यूज ने धीमी आवाज में कहा। मेरी बैलें भी इस भ्रामक संरचना से प्रभावित होंगी। उनके लिए सही दिशा में बढ़ना मुश्किल होगा। फिर भी ये बैलें लगातार बढ़ सकती हैं और खाली जगहों की ओर फैल सकती हैं। जब तक वे लगातार उस जगह को भरती रहेंगी, अगर वे लगातार बढ़ती रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से वे पूरी संरचना को ढक लेंगी और शायद उससे आगे भी जा सकती हैं। मेरा मन इन बेलों के साथ एकाकार है। जब तक बैलें इस संरचना को छोड़ पाएंगी, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह संरचना कितनी बड़ी है। आखिरकार जब व्यास 10 गुना बढ़ जाता है तो मुझे जितने टेंड्रिल्स उगाने होते हैं उनकी संख्या 100 गुना बढ़ जाती है। संरचना जितनी बड़ी होगी, मेरे की के लिए उतनी ही ज्यादा थकान होगी। म्यूज को ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं, ज़ीकी ने दांत पीसते हुए कहा। यहाँ फंसकर बस यही होगा कि हमें जैसे चाहे काट डाला जाएगा। ठीक है, म्यूज ने आगे कुछ नहीं कहा, अपनी तकनीक को विस्तारित और सशक्त बनाने का प्रयास करते हुए। सरसराहट, सरसराहट। अनगिनत बैलें बेतहाशा बढ़ीं और लंबी होती गईं, लेकिन उस बेतरतीब संरचना में जहां उन्हें दिशा का कोई बोध नहीं था, ये बैलें बेतरतीब और बेतरतीब ढंग से भी बढ़ीं। फिर भी एक बात तो तय थी, उन्हें उन जगहों की दिशा में बढ़ना था जहां बैलें नहीं थीं। जितना हो सके उतनी नई जगह घेरने के लिए। दूसरे क्षेत्र में निंग, नाइनफायर और अन्य लोग उपस्थित थे। वह भाई बहन आगे हैं। नाइनफायर ने कहा, मैं पहला हमला करूंगा और फिर धुंध को थोड़ा सा चीर दूंगा। तुम दोनों उन्हें देखोगे। तुम सब तुरंत मारक हमले करो। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वाह! निंग के आसपास के क्षेत्र में अचानक 700 से ज्यादा तलवारनुमा जादुई खजाने प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक धुंधली सफेद रोशनी से चमक रहा था। तलवारें धीरे धीरे घटती बढ़ती रहीं, निरंतर विश्व की शक्ति को बुलाती और एकत्रित करती रहीं। निंग की भी इन जादुई तलवारों के माध्यम से लगातार रूपांतरित हो रही थी और उसके सामने एक चमकदार, आकर्षक सफेद तलवार की रोशनी ने आकार ले लिया था। कम 1000 तलवारों का गठन, स्तर 9। कितनी तेज तलवार की रोशनी थी! नाइनफायर, ग्रैनी शैडो और बूढ़ा नौकराह जिंग चौंक गए। हालांकि उन्होंने उससे कोई बातचीत नहीं की थी, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि तलवार की रोशनी कितनी तेज थी। दादी छाया ने अपनी उंगली से इशारा किया और उसके सामने 3 उड़ती हुई तलवारें भी दिखाई दीं, जिनमें से प्रत्येक एक धुंधली, ज्वलंत रोशनी से चमक रही थी। उसके बगल में बूढ़े नौकर जिंग ने अपना हाथ उठाया और उसके भीतर एक युद्ध हथौड़ा प्रकट हुआ।
चलो करते हैं। नाइनफायर ने हाथ हिलाया और एक धब्बेदार 5 रंगों वाली उड़ती हुई तलवार अचानक हवा में फैल गई। नाइनफायर जहर और बनावट के इस्तेमाल के लिए मशहूर था। हालांकि यह उड़ती हुई तलवार एक जादुई खजाना थी। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह एक जहरीली तलवार थी। निंग से 100 मीटर आगे हे फोंग और हे जिंग भाई बहन मौजूद थे। दोनों ने कई दाव मोहरें लगाई थीं और उनके शरीर सुनहरी रोशनी से ढके हुए थे। साथ ही 2 जादुई खजाने लगातार उनके चारों ओर उड़ रहे थे। एक लोहे के मूसल जैसा दिख रहा था, जबकि दूसरा एक अजीब सा दिखने वाला टाइल वाला जार था। हम अपने आसपास का कुछ नहीं देख पा रहे हैं। वे जरूर हम पर घात लगाएंगे। सावधान रहना। हरे बालों वाले आदमी हे फांग ने धीरे से कहा। ठीक है। उसकी छोटी बहन हे जिंग भी अतुलनीय रूप से सतर्क थी। अचानक एक 5 रंगों वाली उड़ती हुई तलवार अचानक आश्चर्यजनक गति से नीचे उतरी। हालांकि चूंकि हे भाई बहन लगातार सतर्क थे, उन्होंने तुरंत बचाव के लिए अपनी तकनीकें अपनाई। फुश। तैरते हुए टाइल वाले घड़े से अचानक एक बड़ी मात्रा में हरा तरल पदार्थ पानी जैसे पर्दे में फूट पड़ा, जो अतुलनीय रूप से कठोर और अडिग था। जैसे ही 5 रंगों वाली उड़ती हुई तलवार हरे तरल पदार्थ के पर्दे में घुसी, उसकी गति तुरंत बहुत धीमी हो गई। फुश फुश फुश। 3 उड़ती हुई तलवारें आग की रोशनी से चमकती हुई आसमान में भी चमक रही थीं। ये दादी साया की 3 उड़ती हुई तलवारें थीं। इससे भाई बहन हे फोंग और हे जिंग के चेहरे पर तुरंत ही बड़ा बदलाव आ गया। उन्होंने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का पर्दा उसे झेलने में असमर्थ होने लगा था। धमाका। एक विशाल काला युद्ध हथौड़ा, जो और भी अतुलनीय रूप से भयंकर शक्ति से युक्त था, सीधे कांपते पानी के पर्दे को चीरता हुआ छोटी बहन हे जिंग के शरीर को ढंकने वाली सुनहरी रोशनी पर जा गिरा। सुनहरी रोशनी तुरंत जोर से कांप उठी, मानो अभी टूटने वाली हो। अच्छा नहीं है, जल्दी करो, भागो। अगर हम यहीं रहे तो बस मुंह के मारने की थैली बनकर रह जाएंगे। हे फोंग और हे जिंग लगातार वार झेलने के बाद घबरा गए थे। जाहिर था दुश्मन काफी थे। स्विश। एक चमकदार तलवार की रोशनी अचानक एकाकी चाप में फैल गई और पीछे एक सुंदर उदास छवि छोड़ गई, क्योंकि यह तुरंत ही हे जिंग के शरीर को ढकने वाले सुनहरे प्रकाश के कांपते अवरोध को भेद गई।